जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं मध्य प्रदेश का संपूर्ण करंट अफेयर एक ही वीडियो में, जहां पर मैं आपको मध्य प्रदेश के जितना संपूर्ण करंट अफेयर एक साल का है वो सारा आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं। साथ ही पिछली बार भी मैंने एक वीडियो बनाया था मध्य प्रदेश के करंट अफेयर पर, और लगभग सारे प्रश्न जो 2022 पीएससी में पूछे गए थे एमपी पीएससी के करंट अफेयर से, वो सारे उसमें कवर हुए थे। तो इस बार भी मेरी यही कोशिश है कि जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में वो आपके आज के सेशन में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ज़्यादा समय यहाँ पर बिना गवाए हम सेशन स्टार्ट करते हैं और कम समय पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों की हम किन किन टॉपिक को आज लेकर चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं खेल परिदृश्य। मध्य प्रदेश का जो खेल परिदृश्य है उसको पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पर हम प्रमुख सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश से संबंधित जो हैं उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इसके अलावा आपके प्रमुख उत्सव सम्मेलन जो मध्य प्रदेश के उनको यहाँ कवर करने वाले हैं। विज्ञान तकनीक से संबंधित जो भी करंट अफेयर में हुआ वो करेंगे। पर्यावरण और परिस्थितिकी इससे संबंधित जो भी टॉपिक है वो कवर करेंगे। उसके पश्चात हम परिवहन और संचार से संबंधित जो भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक को यहाँ कवर करने वाले हैं। और महत्वपूर्ण जो मध्य प्रदेश में नाम परिवर्तन हुए हैं, मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, और साथ ही यहाँ पर हम नियुक्तियां भी देख लेंगे कि करंट की कौन कौन सी नियुक्तियां की गई हैं अभी। तो वो सारे टॉपिक हम आज कवर करेंगे। अन्य में भी जो अलग फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लगभग 10 से 11-12 टॉपिक में हम जो है आज कंप्लीट मध्य प्रदेश आज कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो चलिए समय को बिना गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का खेल परिदृश्य। अब खेल परिदृश्य की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कौन कौन से ऐसी प्रतियोगिताएं हुई हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात कर रहे हैं कि आपका 66वां राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अब कब किया गया? तो याद रखिएगा 7 जून 2023 को इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखिएगा कौशल विकास, शिक्षा कौशल विकास और रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब याद रखिएगा, अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये कहां कहां आयोजित हुआ, मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर है जहां पर यह आयोजित हुआ था। तो 2 शहर हैं, याद रखिएगा 2 शहर हैं, एक है भोपाल और दूसरा ग्वालियर। भोपाल और ग्वालियर 2 शहरों में जो है यह आपका 66वां राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता जो है शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, अब इसका ध्येय वाक्य याद रखिएगा। इसका ध्येय वाक्य क्या है कि आपका जो है जीत से बढ़कर खेल भावना, जीत से बढ़कर खेल भावना जो है इसके क्या रहा है, ध्येय वाक्य रहा है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कब हुआ? तो 7 जून 2023 को हुआ था। साथ ही यदि हम बात करते हैं तो इसका 2 शहरों में आयोजित हुआ ये खेल, पहला भोपाल दूसरा ग्वालियर। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ध्येय वाक्य क्या रहा है कि जीत से बढ़कर कौन सा आपका खेल भावना, जीत से बढ़कर खेल भावना इसका ध्येय वाक्य रहा है। अगली बात कर लेते हैं कि भैया मध्य प्रदेश में आपके शॉर्ट गन की नई रेंज का उद्घाटन किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया कहां किया गया है, कहां पर ओपन किया गया है। तो याद रखिएगा बिशनखेड़ी जो है यहां पर स्टार्ट किया गया है सीहोर के पास में, याद रखिएगा। इसके साथ ही कब हुआ है तो 1 जून 2023 को। उद्घाटन किसने किया? तो अब भी बताया था मैंने कि आपके शिक्षा कौशल मंत्री। साथ ही बात करते हैं कौन से, रोजगार मंत्री कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया, उन्होंने ही इनका क्या किया था, उद्घाटन किया था, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर। इसके अलावा दूसरा चर्चा में आए हैं कुलदीप दंडोतिया जी। अब कुलदीप दंडोतिया जी चर्चा में क्यों आए हैं? भैया ये स्वर्ण पदक जीत कर आए हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, हुआ क्या? हांगकांग में आपका एशियाई पैसिफिक पावर लिफ्टिंग का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण जीत कर आए हैं, इसी कारण से इंपॉर्टेंट है। याद रखिए किससे संबंधित हैं तो ये पावर लिफ्टिंग या कह सकते हैं बेंच प्रेस जो है उससे संबंधित हैं कुलदीप दंडोतिया जी, जो कहां पर जीते थे? हांगकांग में जीत करके स्वर्ण आए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है ये किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिए कुलदीप जो है किस खेल से हैं, तो याद रखिएगा आपका पावर लिफ्टिंग या बेंच प्रेस से ये संबंधित हैं। चलिए अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, समय बिना गवाए फटाफट हम यहां पर सारे फैक्ट कवर करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी स्टार्ट करी है और भारत में एकमात्र या पहली एक ऐसा राज्य है जिसने ऑनलाइन गेमिंग अकेडमी करी है। तो याद रखिएगा भारत का प्रथम
प्रथम राज्य है जिसने ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी प्रारंभ करी है। ठीक है, तो ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी स्टार्ट करने वाले जो है मध्य प्रदेश एकमात्र और पहला राज्य, अभी तक तो एक ही मात्र है। आगे देखते हैं और कौन कौन से राज्य जिसमें गेमिंग एकेडमी के लिए यहां पर स्थापित करेंगे। अच्छा, साथ ही एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह है कि 80% 80% जो सीट है मध्य प्रदेश के जो गेमर्स हैं, मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए आरक्षित सीट की गई है इस एकेडमी में। 80% मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए आरक्षित की गई है सीट, याद रखिएगा। ठीक, तो याद रखिएगा भैया, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने आपका ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी स्टार्ट करी है। अगले पॉइंट पर आते हैं कि भैया 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022, नाम 2022 है लेकिन हुआ कब है? 2023 में हुआ। तो कब हुआ? जनवरी 2023 में। 30 जनवरी को प्रारंभ हुआ था, 11 फरवरी तक चला था। साथ ही यदि हम बात करते हैं इसका शुभारंभ कहां से हुआ था, तो इसका उद्घाटन हुआ था तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल से। अच्छा, उद्घाटन तो भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम से कर दिया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश के 8 ऐसे जिले हैं, 8 ऐसे शहर हैं जहां पर इन खेलों का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा 8 शहरों में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, डेटा भी याद रखिएगा, यहाँ पे 8 शहर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, खरगोन, महेश्वर, ये सारे शहरों में जो है आयोजित किया गया था। अच्छा, अब मध्य प्रदेश को छोड़ करके दिल्ली में भी एक गेम का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, दिल्ली में जो है एक गेम का आयोजन किया गया था साइकिलिंग का। साइकिलिंग जो इवेंट था वो बस दिल्ली में हुआ, याद रखना। मध्य प्रदेश में शुरुआत कहां से हो रही है? तो शुरुआत हो रही है भोपाल से। भोपाल से शुरुआत हुई। भोपाल शुरुआत कहां से? तात्या टोपे स्टेडियम। अच्छा, इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ है, क्योंकि चर्चा में आ गया ये, तो अभी पूछ लिया जाएगा तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ है, तो याद रखना भोपाल में। अब कितने शहरों में हुआ है? तो मध्य प्रदेश के, एमपी के 8 शहर हैं, 8 शहर। अच्छा, और साथ ही यदि हम बात करते हैं एमपी के 8 शहर के अलावा कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में भी जो है साइकिलिंग कराई गई थी, याद रखें कहाँ पर साइकिलिंग जो है, साइकिलिंग का आयोजन कहां किया गया था? दिल्ली में कराया गया। अच्छा, दूसरी बात, यहां पर पहली बार वाटर स्पोर्ट्स जो है इसको भी शामिल किया गया था, जिसमें कयांग, केनोइंग और साथ ही कैनो सलालम जो है नामक 2 खेलों को शामिल किया गया था। टोटल कितने खेल थे? तो भैया यहां पर 27 खेल खेले गए थे। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम शुरुआत कब से हुई? ये भी बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया खेलो इंडिया यूथ गेम जो इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो प्रारंभ इसका हुआ था 2018 में। याद रखना कहां हुआ है? 2018 में प्रारंभ हुआ था। और 2022 में कौन से नंबर का होगा? 5वें नंबर का। ईयर वाइज भी निकाल सकते हैं आप, ये 22 में 5वें नंबर का है, 2018 में पहले नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया होगा। तो पहला भी याद रखिए कब से शुरू हुआ और अभी वर्तमान पर कहां कहां हुआ है, इन सारी चीजों को याद रखना है। साथ ही बात करते हैं कि इनका शुभांकर क्या रहा है, तो शुभांकर चीता, आशा नामक चीता का शुभांकर लिया गया है। मोगली और मसाल तीनों को मिलाकर के यहां पर शुभांकर होता है मस्कट। मस्कट जो है वो किसको बनाया गया था? तो याद रखिएगा चीता, आशा नामक, मोगली और मसाल तीनों को मिलाकर के यहां मस्कट बनाया गया था। ठीक है, टैगलाइन क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। इसका टैगलाइन क्या है बेटा? हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। अब 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर और समझ लो कि भैया जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, मतलब सबसे ज्यादा कहां के खिलाड़ी जो हैं वो उन्होंने यहां पर पदक जीते। तो किस राज्य का पहला नंबर है? तो पहला नंबर है भैया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने 161 पदक जीत करके पहले स्थान पर रहा। वहीं मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, यहां पर लगभग 96 पदक मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर, 3rd नंबर पर है। 3rd नंबर पर मध्य प्रदेश है, लगभग कितने 96 पदक जो है मध्य प्रदेश ने जीते थे। चलिए अगले खेल पर आगे बढ़ते हैं। अगला हुआ है भैया आपका 37वां राष्ट्रीय खेल 2023। अब कहां हुआ है ये? याद रखना, ये हुआ है भैया गोवा में। कहां हुआ है ये? गोवा में। इसके पहले वाला कहां हुआ था? तो एमपी में हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, गोवा में हुआ। गोवा के 4 से 5 शहर हैं, 5 शहर हैं जहां पर इनका आयोजन किया गया था। तो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कहां हुआ? तो गोवा में हुआ है 2023 का। ठीक है, इसके बाद शुभांकर कौन सा है? सांबर। एशियाई शेर जो है इसका शुभांकर लिया गया है। और कब हुआ? 29 सितंबर शुरू हुआ था, 12 अक्टूबर 2023। 23 लिखना है यहां पर, 23 में जो है इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, पहली बार यहां पे जो खेल शामिल किए गए वो कौन से? मार्शल आर्ट है, रोल बॉल है, आपका सेप कट, कराव, इसके बाद कालिरी, पट्टू, पेचक, सिलेट और मिनी गोल्ड, ये खेलों को 2023 के जो आपका राष्ट्रीय खेल है 37वां, इसमें शामिल किया गया। अच्छा, इसके अलावा पहले जो 36वां हुआ था, याद रखना 36वां हुआ था,
36वां जो हुआ था 2022 का, इसमें आपके दो खेल, एक कौन सा, योगासन और मलखंब, इन दोनों को यहां पर शामिल किया गया। अब भैया पहला दूसरा तो पढ़ लेते हैं, मध्य प्रदेश भी देख लेते हैं। तो पहला स्थान यहां भी किसका है, महाराष्ट्र का, याद रखना। फर्स्ट स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है, लगभग 228 पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इनका चौथा स्थान है 122 पदकों के साथ में, तो मध्य प्रदेश 4th नंबर पर है। और वहीं यदि हम बात करते हैं महाराष्ट्र कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर है। अब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बिल्कुल पूछा जाता है, और यहां पूछा जा सकता है कि भैया उनका किस खेल से संबंध है। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो पुरुष में लिए गए हैं वो है श्री हरि नटराजन, जो कि तैराकी से संबंधित हैं। इन्होंने इस खेल में 8 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर, इतने पदक, टोटल मतलब 10 पदक जीते थे। इस कारण से इनको क्या कहा गया, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का दर्जा यहां पर दिया गया है। साथ ही महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ बात करते हैं तो भैया यहां पे संयुक्त रूप से दिया गया है। यहां पर दोनों, एक है आपके प्रसन्न काले जी और दूसरा है प्रणति नायक जी, इन दोनों को जिम्नास्टिक के लिए दिया गया है। और याद रखिएगा कितने कितने इन्होंने स्वर्ण लिए हैं, तो दोनों ने मिलाकर के देखा, दोनों के अलग अलग देखा जाए तो 4 इन्होंने गोल्ड जीते हैं और 1 इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, 1 ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्होंने टोटल 5 पदक जीते थे। तो महिला में संयुक्त रूप से यहां पर दिया गया है किस किस को, तो याद रखिएगा प्रसन्न काले जी को और दूसरा प्रणति नायक जी को यहां पर जिम्नास्टिक के लिए दिया गया है। ठीक, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, कहां पर हुआ, तो गोवा में हुआ था, 5 शहरों में आयोजित किया गया। साथ ही जो है मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर आ रहा है। और यहां पे कुछ खेलों को शामिल किया गया। साथ ही यहां पे पुरुष खिलाड़ी जो सर्वश्रेष्ठ रहे हैं वो श्री हरि नटराजन रहे हैं, और संयुक्त रूप से महिलाओं में दिया गया तो किस किस को है, प्रसन्न काले जी को और दूसरा प्रणति नायक जी को प्रदान किया गया है। चलिए अगले खेल की ओर आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट वहां भी देखते हैं। अगले है क्रिकेट। अब क्रिकेट में सबसे पहले आईपीएल की बात कर लेते हैं। तो आईपीएल 2023, लगभग सारे बच्चों को पता होता है कि आईपीएल जो 2023 का फाइनल है वो कहां हुआ। तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि ये हुआ कहां था, तो आपको पता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है कहां पर, अहमदाबाद, वहां पर फाइनल मैच खेला गया। विजेता कौन रहा, तो विजेता यहां पर जो है चेन्नई सुपर किंग रहे हैं, और उपविजेता गुजरात आपका टाइटल्स जो है, गुजरात टाइटल्स जो है उपविजेता रहे हैं। ठीक है, तो याद देखिएगा रनिंग अप जो टीम रही है वो गुजरात रही है, और चेन्नई की यदि हम बात करते हैं तो वो यहां पर विनर रहे हैं। अब साथ ही ऑरेंज कैप और जो आपकी पर्पल कैप है वो दी जाती है। ऑरेंज कैप किसके लिए, सबसे ज्यादा रन जिन्होंने बनाए होते हैं और सबसे ज्यादा विकेट जो लेते हैं उनको पर्पल कैप दी जाती है। तो मोहम्मद शमी को पर्पल कैप दी गई है और सुमन गिल को यहां पर ऑरेंज कैप प्रदान की गई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां पर याद रखिएगा। अगली बात कर लेते हैं भैया कि यहां पे मध्य प्रदेश के 2023 का जो आपका आईपीएल हुआ, इस आईपीएल में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी रहे हैं, मध्य प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी। सबसे पहले रजत पाटीदार, जो रजत पाटीदार हैं ये वास्तव में जो बेंगलोर की है, मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम से इन्होंने खेला था। इसके अलावा मोहम्मद असरद खान, इन्होंने मुंबई इंडियन टीम के साथ खेला। ठीक है, मुंबई इंडियन टीम के साथ में इन्होंने मिलकर के गेम खेला। इसके अलावा देखते हैं कुलदीप सेन, इन्होंने राजस्थान रॉयल की टीम की तरफ से खेला है। इसके अलावा वेंकट अय्यर, इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेला है। और अगले हैं हमारे अवेश खान, इन्होंने लखनऊ सुपर जॉइंट इस टीम की तरफ से यहां पर गेम खेला, यानी खेल खेला था, क्रिकेट खेला, आईपीएल 2023 का खेला है। चलिए, तो इस प्रकार से आईपीएल से बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी हैं, ये भी पूछा जा सकता है ये खिलाड़ी जो हैं वो किस खेल से संबंधित है। नाम याद रखिएगा, रजत पाटीदार, मोहम्मद असरद खान, कुलदीप सेन, वेंकटेश अय्यर, इसके अलावा है अवेश खान। इन्होंने सभी ने यहां पर क्या किया था विद्यार्थियों, आईपीएल में भाग लिया था अलग अलग राज्यों की टीम के साथ में। चलिए, तो अगले खेल की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगली बात करते हैं महत्वपूर्ण ट्रॉफियां। महत्वपूर्ण ट्रॉफियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं भैया रणजी ट्रॉफी। तो आप सभी को पता है रणजी ट्रॉफी बहुत महत्वपूर्ण है। जो युवा खिलाड़ी हैं जो खेल में अपना इंडियन टीम में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है रणजी ट्रॉफी खेलना। तो रणजी ट्रॉफी जो है यहाँ पर पहले खेल होता है, अलग अलग राज्यों के साथ में अलग अलग राज्य खेल खेलते हैं। उसमें जो विनर होता है वो शेष भारत के साथ में यहाँ पर मैच खेलते हैं, जो कि शेष भारत के साथ जो मैच होता है उसे ही कहा जाता है ईरानी ट्रॉफी। अब यदि हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का 2022 का था, याद रखना 2021-22 का जो था उसमें तो मध्य प्रदेश जीता रणजी ट्रॉफी, और
मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है, ये भी याद रखना। कब का? 2022 का। लेकिन जो 2023 का आपका हाल ही का रणजी ट्रॉफी हुई है उसमें जीता है सौराष्ट्र, याद रखना। कौन जीता है? सौराष्ट्र। और रनिंग अप टीम कौन सी थी? तो बंगाल थी। रनिंग अप टीम बंगाल है और जीता कौन है? सौराष्ट्र जीता है। 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 में जो रणजी ट्रॉफी हुई थी जीता कौन था? मध्य प्रदेश। और उपविजेता कौन था यहां पर? मुंबई थी। ठीक, अच्छा। अब एक और यहां पर फैक्ट समझ लीजिएगा कि भैया जो रणजी ट्रॉफी उसके बाद कौन सी होती? ईरानी ट्रॉफी। अब ईरानी ट्रॉफी किसके कौन ने जीता है 2023 का? तो सौराष्ट्र जीता है। सौराष्ट्र के साथ खेलेगा, शेष भारत के साथ मैच खेलने वाला है ईरानी ट्रॉफी में। तो ऑब्वियसली बात, जो ईरानी ट्रॉफी हुई 2023 की, इसमें विजेता शेष भारत रहा और उपविजेता, ये गलत है, मध्य प्रदेश, ये 2022 का है डाटा। यहां पर 2023 में ऑब्वियसली बात कौन आने वाला है उपविजेता में? तो यहां पर उपविजेता है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र। 2022 में भी कौन हुआ था? शेष भारत जीता था और मध्य प्रदेश यहां पर हार गया था। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा ईरानी ट्रॉफी सौराष्ट्र रनिंग अप रहा है और यहां पे विजेता कौन है? शेष भारत। रणजी ट्रॉफी 2023 कौन जीता? सौराष्ट्र। किसको हरा करके? गुजरात को, सॉरी आपके बंगाल को। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश कब जीता? 2022 में। किसको हरा करके? मुंबई को हरा कर जीता। रणजी ट्रॉफी के बाद कौन सी होती? ईरानी ट्रॉफी। उसमें शेष भारत 2022 भी जीता था, 2023 भी जीते हैं। इसके अलावा यदि बात करते हैं, अगला है भैया शूटिंग से रिलेटेड SSW वर्ल्ड कप 2023। कहां पर हुआ? याद रखना, ये वर्ल्ड कप हुआ भैया मध्य प्रदेश में। अब ये मध्य प्रदेश के कहां पर? तो भोपाल में। याद रखिएगा, ये कहां पर हुआ था? राज्य शूटिंग अकेडमी भोपाल में। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी कहां पर है? मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकेडमी है भैया भोपाल में। याद रखिएगा, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था और पहला स्थान यहां पर चीन का था। तो सबसे ज्यादा पदक कौन ने जीते? चीन ने। और वहीं बात करेंगे भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का दूसरा स्थान था। याद रखना, SSF वर्ल्ड कप 2023 जो शूटिंग संबंधित है वो कहां आयोजित हुआ? मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहां पर? राज्य शूटिंग अकेडमी भोपाल में। साथ ही विजेता यहां सबसे ज्यादा पदक कौन जीते हैं? चीन ने। और सेकंड नंबर पे कौन है? भारत है। चलिए अगले स्पोर्ट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है बैडमिंटन। अब बैडमिंटन से रिलेटेड है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी मध्य प्रदेश के धार जिले के आपके प्रियांशु राजावत जो है, इन्होंने ऑलियंस मास्टर 2023 का पुरुष एकल फाइनल जो है वो टूर्नामेंट जीता था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहां पर किससे रिलेटेड है? तो प्रियांश राजावत जो हैं, वास्तव में देखा जाए तो ये जो है आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं, बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है, साथ ही बात करते हैं देश का पहला शासकीय महिला क्रिकेट एकेडमी। याद रखना कि देश की पहली शासकीय, याद रखना शासकीय आपका महिला क्रिकेट एकेडमी कहां ओपन की गई? तो ये भैया शिवपुरी में। याद रखिएगा कहां पर? माधवराव सिंधिया खेल परिसर जो है शिवपुरी में। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि माधवराव सिंधिया खेल परिसर कहां है? तो ये कहां है? शिवपुरी में। देखिए बहुत सारे मध्य प्रदेश के भी क्वेश्चन करंट अफेयर से ही रिलेट होकर के पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल यहां पर मैं आपको पॉइंट आउट कराता जा रहा हूं कि इन सब चीजों को याद रखिएगा। इसके अलावा क्रिकेट अकेडमी क्रिकेट अकेडमी ऑफ पठान कहां पर है? तो याद रखिएगा ये कहां है? भोपाल में। ठीक है, क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान कहां पर है? भोपाल में ही है। ठीक, अच्छा। इसके अलावा हमने देखा था शूटिंग एकेडमी, राज्य शूटिंग एकेडमी भी कहां पर है? भोपाल में है। अब मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा या सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो कौन सा है? याद रखिए खिलाड़ियों के लिए वो कौन सा है भैया? विक्रम पुरस्कार। अब जो ये विक्रम पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है? तो ये सीनियर कैटेगरी का है, सीनियर तो सीनियर कैटेगरी का जो है ये आपका विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। अब शुरुआत कब हुई है विक्रम पुरस्कार की? तो याद रखिएगा 1972 में। तो 1972 में स्टार्ट हुआ था। अब कई जगहों पर डाटा थोड़ा अलग अलग भी मिलता है, लेकिन जो ऑथेंटिक डाटा भी हम मान रहे हैं वो 1972 मान रहे हैं। तो 1972 में जो है आपका क्या चालू हुआ था? आपका यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। तो 1972 में इसको प्रारंभ किया गया। अब राशि कितनी प्रदान की जाती है? तो यह भी याद रखिएगा, राशि कई बार पूछ ली जाती है कि राशि कितनी है। तो 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। साथ ही देखा जाए तो यहां पे एक ब्लेजर भी दिया जाता है। अब क्या क्राइटेरिया है कि किन खिलाड़ियों को यहां पर आपका विक्रम पुरस्कार दिया जाएगा? तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही है कि जो खिलाड़ी 5 वर्ष में, ठीक है, लगभग 2 वर्ष, लगातार 2 वर्ष जो है, लगातार 2 वर्ष इन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय,
राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में यदि भाग लिया है तो उन खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ या सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा माना जाता है? तो याद रखिएगा विक्रम पुरस्कार माना जाता है। शुरुआत कब हुई है? तो 1972 में शुरुआत हुई है। 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है और किसको दिया जाता है कि 5 वर्ष में 2 बार तो उन्होंने मिनिमम राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खेल खेला हो, यानी कि वहां पर भाग लिया हो, तो उनको यहां पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब 2023 का किस किस को दिया गया है? जनरली क्वेश्चन यहां से यही आता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया राजू सिंह जी की, जो कि किस खेल से संबंधित है? घुड़सवारी से, और वास्तव कहां से हैं? ये भोपाल से हैं। दूसरे हैं आदित्य दुबे। आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस से संबंधित हैं और कहां से है भैया? ये भी आपके देवास से हैं। नीतू वर्मा क्या किंग से संबंधित हैं, किनोइंग जो है सीहोर से हैं। इसके अलावा बात करते हैं भूरछा दुबे। याद रखिएगा भूरछा दुबे वुशु से संबंधित हैं और ये कहां से हैं बेटा? अशोक नगर से। अगली है प्रगति दुबे। याद रखिएगा प्रगति दुबे, ये शूटिंग से संबंधित है। कहां से हैं? रायसेन से हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है सुबोध। याद रखिएगा सुबोध चौरसिया, जो सॉफ्ट बॉल से संबंधित है, इंदौर से है ये। आवेश खान क्रिकेट, जो कि ये भी इंदौर से हैं। आपका नीरज राणा जी हॉकी से हैं, ये ग्वालियर से हैं। इसके अलावा धनंजय दुबे, ये देखा जाए तो टेनिस है, वैसे वास्तव में ये दिव्यांग वर्ग से आते हैं और ये देखा कहां से? धनंजय दुबे जो हैं ग्वालियर से हैं। और इसके अलावा राजवीर सिंह पवार, ये उज्जैन से हैं। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनको जो है आपको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? विक्रम पुरस्कार 2023 का प्रदान किया गया है। 2022 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं आपका एकलव्य पुरस्कार 2023 का। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार 2023 की यहां पर हम बात करते हैं। तो प्रारंभ हुआ है कब? 1996 से प्रारंभ हुआ। यह पुरस्कार में राशि कितनी जाती है? 1 लाख। अच्छा, एक और याद रखिएगा, हमने विक्रम पुरस्कार किसमें देखा था? तो विक्रम पुरस्कार सीनियर कैटेगरी में था। किसमें था? सीनियर कैटेगरी। अब इसकी बात करते हैं, ये जूनियर कैटेगरी का है। जूनियर कैटेगरी का है, जूनियर कैटेगरी का है। ठीक है। अच्छा, साथ ही देखा जाए तो इसमें भी वही है कि 5 वर्षों में मिनिमम 2 साल इन्होंने क्या किया हो? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया हो, तब जाकर के जूनियर्स को क्या दिया जाता है? आपका एकलव्य पुरस्कार यहां पर प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो एकलव्य पुरस्कार अब किस किस को दिया गया? सबसे पहले आस्था डांगी जी। आस्था डांगी किससे रिलेटेड है? आपके क्या किंग से हैं। कहां से हैं? भोपाल से। दूसरा है अमन सिंह बिस्ट, ये कहां से? बॉक्सिंग से हैं। साथ ही कहां पर से हैं? भोपाल से। प्रज्ञा सिंह, ये कौन सा खेलती है भैया? फेंसिंग। इसके अलावा कहां से? ये भी भोपाल से हैं। आशा चौरसिया शूटिंग, ये भी भोपाल से ही हैं। इसके अलावा सौम्या तिवारी क्रिकेट, ये कहां से हैं? भोपाल से। और रितिका डांगी, ये कहां? सेलिंग खेलती हैं और ये राजगढ़ से रिलेटेड है। ठीक है, या राजगढ़ से हैं। अभिषेक परिहार, ये सॉफ्ट टेनिस खेलते हैं, देवास से हैं। पलक शर्मा, ये तैराकी इंदौर से हैं। और खुशबू हॉकी खेलती है, कहां से हैं? ग्वालियर से हैं। दीपेश लश्करी, ये कहां से हैं? जिम्नास्टिक खेलते हैं, उज्जैन से हैं। और इंद्रजीत नागर मलखंब खेलते हैं, ये कहां से हैं? उज्जैन से हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। अच्छा, साथ ही ये जो पूरा करंट अफेयर में पढ़ा रहा हूं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। हिंदी में लिखिएगा सृष्टि और आईएएस अंग्रेजी में लिखिएगा तो बिल्कुल आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको, जो भी हम पढ़ाते हैं आपको यूट्यूब पे, उसकी सारी पीडीएफ, साथ ही कुछ एफएलटीज, बहुत सारे नोट्स जो हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक जरूर करें। चलिए, अब यदि बात करते हैं एकलव्य पुरस्कार, ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1996 से। ये 1996 से। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? विक्रम पुरस्कार। वो कब से स्टार्ट हुआ? 1972 से। याद रखना, 1972 से विक्रम। और जो आपके जूनियर के लिए है एकलव्य पुरस्कार, ये कहां से स्टार्ट हुआ था? तो ये 1996 से प्रारंभ हुआ है। अगली बात कर लेते हैं बेटा विश्वामित्र पुरस्कार। अब विश्वामित्र पुरस्कार जो है किसको दिया जाता है? तो ये कोच को दिया जाता है। जो भी कोच हैं, कोच को यहां पर प्रदान किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1994 से शुरुआत हुई है। तो 1994 से इसकी शुरुआत हुई है, 1994 से शुरुआत। अब किसको दिया जाता है? कौन से कोच हैं जिनको प्रदान किया जाता है? अब वही कि 5 वर्षों में जिनके छात्र या जो स्टूडेंट हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने भी खेल हुए हैं, उन खेलों में लगभग आपका 2 गोल्ड, 4 ब्रॉन्ज
ब्रॉन्ज और 6 सिल्वर, 6 सिल्वर, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 सिल्वर इनके स्टूडेंट्स ने प्राप्त किया हो, उन शिक्षकों को अर्थात जो कोच हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा विश्वमित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश में किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है, जिनके स्टूडेंट में 6 या तो क्या किया हो भैया, यहाँ 2 गोल्ड, 4 ब्रॉन्ज और 6 सिल्वर जिन्होंने जीते उनके छात्रों ने, उनको यहाँ प्रदान किया जाता है। कब चालू हुआ है? तो ईयर याद रखिएगा 1994 में प्रारंभ हुआ है। और अभी हाल ही में किसको दिया गया है? याद रखिएगा आपका परितोष शर्मा जी को दिया गया है, जो कि कराटे से हैं, ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आपका विनय प्रजापति जी को दिया गया है, कुश्ती से हैं, भोपाल से बिलोंग करते हैं। श्री मोहनलाल बम्बोलिया जी को दिया गया है, मलखंब से है और आपके उज्जैन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उज्जैन से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। विक्रम पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ पूछा जाता है। सबसे पहले हमने देखा कौन सा पुरस्कार भैया, आपका विक्रम पुरस्कार देखा हमने कब स्टार्ट हुआ है? 1972 में। एकलव्य पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1996 से। विश्वमित्र पुरस्कार कब से चालू हुआ है? 1994 से प्रारंभ हुआ है। अब राशि याद रखना, इसमें भी राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख दी जाती है, 2 लाख। अब याद रखो विक्रम पुरस्कार में 2 लाख, एकलव्य पुरस्कार में 1 लाख, विश्वमित्र पुरस्कार में भी 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है। ये क्राइटेरिया भी याद रखिएगा। विश्वमित्र किसको दिया जाता है? जिनके स्टूडेंट जो हैं उन्हें 2 गोल्ड लेकर आए हों, कम से कम 4 ब्रॉन्ज लेकर आए हों और 6 सिल्वर लेकर आए हों, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022। 2022 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया? बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब शुरू कब हुआ? तो याद रखिएगा वर्ष 2002 में प्रारंभ हुआ है। कब चालू हुआ बेटा? वर्ष 2002 में प्रारंभ हुआ। और यहां पर राशि कितनी दी जाती है? तो यहां राशि 1 लाख की दी जाती है, 1 लाख की राशि दी जाती है। और 2022 का किसको दिया गया है? अनिल धूपर जी को दिया गया है, जो कि टेनिस से संबंधित हैं, इंदौर से हैं। इसके पहले 2021 का बलवीर सिंह कुशवाहा जी को दिया गया था, जो कि ग्वालियर से थे। अब अगला पुरस्कार है स्वर्गीय प्रभात जोशी पुरस्कार। अब स्वर्गीय जो प्रभात जोशी पुरस्कार है यह प्रारंभ किया गया 2013। कब किया गया? 2013 में। और इसमें राशि भी याद रखिएगा, राशि कितनी है बेटा? इसकी 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, ठीक है। याद रखिएगा राशि 2 लाख। अब किसको दिया गया है अभी का, हाल ही का? तो देखा जाए मुजाहिद बेग जो है इनको मलखंब के लिए दिया गया है, उज्जैन के लिए। कब दिया गया? 2021 में प्रदान किया गया। अगले बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। अब फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग कब स्टार्ट हुआ, कहां पर है? भोपाल में है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1975 है। इसके बाद पारसी क्रिकेट क्लब कहां पर है? पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर में है। और कब स्टार्ट हुआ था? 1890 में, 1890 में चालू हुआ है। कब हुआ है? 1890 में। अगला है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन। कहां पर है बैडमिंटन? तो भैया याद रखना जबलपुर में है। और कब चालू हुआ था? 1946 में चालू हुआ था, 1946 में। अगला है हमारा मध्य प्रदेश टेनिस एसोसिएशन। टेनिस एसोसिएशन भी कहां पर है? जबलपुर में। याद रखिएगा बैडमिंटन और टेनिस दोनों कहां पर है? जबलपुर में एस्टेब्लिश हुआ 1957। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, मध्य प्रदेश होलकर। अब आपको पता है होलकर डायनेस्टी कहां थी? इंदौर में। तो आप आराम से लगा दोगे आंसर कहां? इंदौर। और एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है? 1941। मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी, मध्य प्रदेश लगा लीजिए, मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी जो है कहां पर है? ये ग्वालियर में है, ठीक। कब स्टैब्लिश हुए? 2006 में। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय, ये तो आपको सभी को पता है, जितने भी लगभग संचालनालय वगैरह कहां पर देखने मिलेंगे? भोपाल में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1975, भोपाल में है, 1975 में आया था, ठीक। अच्छा फटाक से देखो, खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग कहाँ है? तो विभाग आ गया, संचालनालय आ गया कहाँ पर? भोपाल लगा देना। दूसरा आ गया पारसी क्रिकेट क्लब। तो पारसी क्रिकेट क्लब आपका कहाँ मिलेगा? इंदौर में मिलेगा। बैडमिंटन एकेडमी जो है वो कहाँ मिलने वाली है? जबलपुर में। वहीं आपका जो है टेबल टेनिस ये भी कहाँ पर है? जबलपुर में। अगला आ जाते हैं आपका होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, ऑब्वियसली बात है इंदौर। होलकर डायनेस्टी कहाँ थी? इंदौर में थी। इसके अलावा दूसरा आ जाता है महिला हॉकी एकेडमी, कहाँ पर है भैया? ग्वालियर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इससे अलग करंट अफेयर से अलग जो फैक्ट है वो पढ़ रहे हैं। अगली बात कर लेते हैं कुछ स्टेडियम, भैया पूछ लिया जाता है कौन सा स्टेडियम कहाँ है? सबसे पहले ऐशबाग स्टेडियम, ठीक है। तो ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है? भोपाल में। नेहरू स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में। याद रखिएगा नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? इंदौर में। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो रूप सिंह स्टेडियम है ग्वालियर। तात्या टोपे स्टेडियम, अब थोड़े पहले ही बात करी थी हमने,
ठीक है, कि तात्या टोपे स्टेडियम से ही शुरुआत हुई थी। ठीक, तो वहां पर हमने बताया था कहां पर है भैया, भोपाल में ही है, तो ये कहां है, भोपाल में। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, ठाकुर रणमत सिंह ने 1857 क्रांति में भाग कहां से लिया था, रीवा वाले क्षेत्र से, तो अब इसी बात कहां होने वाला है, तो इनके नाम पर एक कॉलेज भी है और इनके नाम पर एक जो है स्टेडियम भी है। तो ठाकुर रणमत सिंह विश्वविद्यालय और ठाकुर रणमत सिंह जो आपका स्टेडियम है ये कहां पर है, रीवा में है। अभय खेल प्रसल, अब सबको पता है, ये तो बिल्कुल पता है भैया, अभय खेल प्रसल कहां पर है, इंदौर में। होलकर स्टेडियम, बिल्कुल सभी को पता होगा, होलकर स्टेडियम ऑब्वियस सी बात है इंदौर में ही होगा। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जिसे राइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है, ये कहां पर है, तो ये है जबलपुर में। इसके अलावा रानीताल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक, रानीताल बनवाया किसने था, तो रानीताल का निर्माण कराया रानी दुर्गावती ने। रानी दुर्गावती कहां पे थी, जबलपुर में, तो भैया याद रखिएगा ये भी कहां पर होगा, जबलपुर में। इसका राजा देवी सिंह दरबार बैडमिंटन हॉल, याद रखना, देवी सिंह बैडमिंटन हॉल पूछा जा रहा है, याद रखना, तो ये कहां पर है बेटा, धार में है। बाबे अली स्टेडियम, बाबे अली ऑब्वियसली बात कहां पर है बेटा, भोपाल में। इसके अलावा कुछ बात कर लेते हैं, कुशाभाऊ ठाकरे खेल संस्थान कहां है, धार में। कुशाभाऊ ठाकरे खेल संस्थान धार में है। मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकेडमी, ये कहां पर है भैया, आपका ग्वालियर में। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन बोल रहा हूं मैं, याद रखिएगा, बैडमिंटन राज्य। और यहां पर अभी थोड़ी देर पहले हमें देखा था टेबल टेनिस और बैडमिंटन एसोसिएशन बोला था, तो मध्य प्रदेश का बैडमिंटन एसोसिएशन तो जबलपुर में है, बैडमिंटन एसोसिएशन कहां है, जबलपुर में है। और वहीं मैं बात कर रहा हूं बैडमिंटन एकेडमी कहां पर है, तो बैडमिंटन एकेडमी है ग्वालियर। एसोसिएशन, बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर, बैडमिंटन एकेडमी कहां पर है, ग्वालियर में। इसके अलावा अशोक पटेल स्टेडियम, ये कहां पर है भैया, जबलपुर में। संजय स्टेडियम ग्वालियर में। और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम आप सभी को पता है, ये कहां पर है बेटा, भोपाल में। मेजर ध्यानचंद आपका स्टेडियम कहां पर है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, चलो। तो अब इसके बाद मध्य प्रदेश के पुरस्कार सम्मान पढ़ने, इस बार पहले सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने आज के खेल पढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। पहला देखा हमने कि आपका 66वां राष्ट्रीय सलेह क्रीड़ा प्रतियोगिता कब हुई थी, तो 7 जून 2023 को हुई है। उद्घाटन किसने किया है, तो भैया याद रखिएगा यशोदा राजे सिंधिया ने शुरुआत की थी, उद्घाटन किया था। किन शहरों में हुआ, केवल 2 शहरों में, ग्वालियर और भोपाल में आयोजित किया गया। इनका ध्येय वाक्य था, जीत से बढ़कर खेल भावना। इसके बाद हमने पढ़ा था शूटिंग रेंज की स्थापना की गई है, कहां पर की गई है, तो आपका बिशनखेड़ी में स्थापना की गई है। कुलदीप डांगे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण पदक जीत के आए थे, कहां पर भैया, हांगकांग जाकर के जीत के आए हैं। और कौन सा, आपका एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप हुई थी, उसमें यह जीत करके आए थे। इसके बाद हमने देखा ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहां स्टार्ट की गई, मध्य प्रदेश में। पहला राज्य है अभी तक जिसने ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी स्टार्ट की है, और इसमें 80% मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए सीट आरक्षित की गई है। इसके पश्चात हमने पढ़ा क्या भैया कि आपका 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का जो है कहां पर आयोजित किया गया, तो भैया याद रखिएगा ये जो है 22 जरूर है लेकिन होने वाला है 23 में, 30 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा और आपके 11 फरवरी तक चलने वाला है। शुरुआत कहां से हुई थी, तो शुरुआत हुई है तात्या टोपे स्टेडियम से हुई है, ठीक है। तात्या टोपे स्टेडियम से हुई है शुरुआत। कितने मध्य प्रदेश के कितने शहरों में खेला गया, 8 शहरों में खेला गया। एक और इंपॉर्टेंट बात की थी कि केवल जो साइकिलिंग है वो कहां पर हुई है, तो वो केवल दिल्ली में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रथम जो है स्थान यहां महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, तीसरा स्थान रहा है। अगली बात करते हैं आपका 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहां खेला गया, 2023 वाला भैया कहां हुआ है, तो आप याद रखिए गोवा में। आपका जो 36 था 2022 का वो कहां हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। ये वाला कहां हुआ है, गोवा में हुआ। गोवा के 5 शहरों में आयोजित किया गया। अच्छा, इसमें याद रखिएगा शुभांकर था सांबर, ठीक है, सांबर एशियाई शेर है, उसको यहां पर था। दूसरी बात करते हैं हम कि पहले स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र। पहला स्थान प्राप्त किया महाराष्ट्र ने, 228 पदक जीते और इन्होंने पहले स्थान हासिल किया। और मध्य प्रदेश जो है वो चौथे स्थान पर है, 112 पदक जीत करके ये चौथे स्थान पर है मध्य प्रदेश। इसके साथ ही हमने देखा था सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी श्रीहरि नटराजन जो कि तैराकी से संबंधित है। महिलाओं में संयुक्त रूप से दिया गया है, प्रसेन काले जी को दिया गया है और प्रणीति नायक जी को जो कि जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। कौन ने कितने पदक जीते हैं वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं कि भैया आईपीएल 2023 का फाइनल मैच कहां हुआ था, तो याद रखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद का, यहां पर स्टार्ट किया गया। ऑरेंज कैप किसको दिया गया, सुमन गिल को दिया गया था। और आपका जो है मोहम्मद शमी को क्या दिया गया है, ऑरेंज कैप दिया गया। गुजरात टाइटल यहां पर हारी थी, यानी कि रनिंग अप टीम है, और जीता किसने है, तो यहां पर चेन्नई सुपर किंग जीती है। अब मध्य प्रदेश के कुछ खिलाड़ी हैं जैसे रजत पाटीदार जो इन्होंने भाग लिया था आईपीएल 2023 में, मोहम्मद अरशद अली, कुलदीप
सेन, आपका वेंकटेश अय्यर और आवेश खान, इन्होंने भाग लिया था आईपीएल 2023 में, अलग अलग टीमों की तरफ से खेला था। आगे बात करते हैं कि हमने महत्वपूर्ण ट्रॉफी है। सबसे पहले रणजी ट्रॉफी 2022 की किसने जीती? मध्य प्रदेश। 23 कौन जीता है? सौराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद कौन सा होता है? ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी कौन जीती है? शेष भारत। हारा कौन है? सौराष्ट्र। ठीक है, अच्छा, साथ ही देखा था हमने कि आपका जो एसएसएफ वर्ल्ड जो कप हुआ था 2022 का, कहां पर हुआ था? भोपाल में हुआ था, जिसमें पहले स्थान पर सबसे ज्यादा पदक जीते चीन ने, सेकंड नंबर पे कौन है? भारत है। ठीक, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बैडमिंटन देखा तो बैडमिंटन संबंधित कौन है? प्रियांशु राजावत हैं। इसके अलावा हमने देखा क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान्स कहां पर है? आपका भोपाल में है। साथ ही देखा जाए देश का पहला शासकीय महिला क्रिकेट एकेडमी स्थापित की गई है कहां पर? आपके शिवपुरी में। और कौन सा स्टेडियम है? तो याद रखिएगा माधवराव सिंधिया खेल परिसर या स्टेडियम जो है, यहां पर इसको स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखा था विक्रम पुरस्कार शुरुआत कब हुई? 1972 में शुरुआत हुई थी। 2 लाख की राशि दी जाती है, सीनियर कैटेगरी को दिया जाता है। ठीक है, साथ ही हमने देखा था भैया ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, खेल पुरस्कार है। साथ ही उसके बाद देखा था हमने एकलव्य पुरस्कार जूनियर कैटेगरी को दिया जाता है। 1996 में इसकी स्टार्ट हुआ था। 1 लाख की राशि दी जाती है। साथ ही ये जो है प्रत्येक वर्ष दिया जाता है हमारे मध्य प्रदेश के जूनियर कैटेगरी के खिलाड़ियों को। इसके बाद देखा था कोच के लिए कौन सा पुरस्कार है? तो कोच के लिए विश्वामित्र पुरस्कार, जो कि स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 1994 में हुआ था। 2 लाख की राशि दी जाती है। और किसको दिया जाता है? जिनके स्टूडेंट कम से कम 2 गोल्ड लेकर आए हों, 4 ब्रॉन्ज लेकर आए हों या 6 सिल्वर लेकर आए हों, उनको प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही देखा जाए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2002 में स्टार्ट हुआ था। राशि कितनी जाती है? 1 लाख रुपए राशि दी जाती है। आपके स्वर्गीय प्रभात जोशी पुरस्कार 2013 से स्टार्ट हुआ, जिसमें 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान भी हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, कौन कौन से हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्टेडियम है वो भी हमने कवर किया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कार, जिसको हम यहाँ पर अब आगे कवर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश में प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कार। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के जितने भी पुरस्कार हैं, पहले पुरस्कार कब किसको दिए गए और वर्तमान पुरस्कार किसको दिए गए, मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, किसमें कितनी राशि है, कब से प्रारंभ हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख यदि हम पुरस्कार की बात करते हैं तो सबसे पहले 2023 का जो हमारा पद्मश्री सम्मान है, ये किस किस को प्रदान किया गया, मध्य प्रदेश के कौन कौन से व्यक्तित्व हैं जिनको दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया, यह प्रदान किया गया है जोधैया बाई जी को। पहला जोधैया बाई जी कहाँ से हैं? तो याद रखिएगा यह उमरिया जिले से हैं। याद रखिएगा कहाँ से हैं? उमरिया जिले से। और किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो भैया ये बैगा जनजाति की परंपरागत पेंटिंग में ये जो है पारंगत हैं, जिसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। तो कहां से हैं भैया? याद रखिएगा उमरिया से हैं। किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं? तो भैया पेंटिंग से हैं। साथ ही यदि हम बात करते हैं 2022 में इनको नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया गया। दूसरा यह पुरस्कार दिया गया है मध्य प्रदेश के डॉक्टर डावर जी को। तो याद रखिएगा मनीश्वर चंद्र डावर जी को दिया गया है। कहां से हैं? जबलपुर से हैं। और क्षेत्र कौन सा है इनका? चिकित्सा। यदि बात की जाए तो जब 1971 की जो पाकिस्तान भारत वॉर हुई थी, उसमें ये उस समय पर जो है आर्मी डॉक्टर भी हुआ करते थे। 1970 वॉर के समय पर ये आर्मी डॉक्टर हुआ करते थे। और यह तीसरा पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है झाबुआ के श्री रामेश्वर पवार और श्रीमती शांति पवार जी को। और इनका क्षेत्र है गुड़िया कला। गुड़िया कला के लिए इनको यहाँ पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखिएगा संयुक्त रूप से दिया गया किसको? रामेश्वर परमार जी को और श्रीमती शांति परमार जी को दिया गया है। गुड़िया कला के लिए कहां से हैं? झाबुआ से है। जोधैया बाई जी देखा हमने, क्षेत्र इनका कौन सा है? तो इनका क्षेत्र है आपका चिकित्सा। याद रखिएगा इनको नारी सम्मान भी दिया गया था 2022 का। कहां से बिलोंग करती हैं? उमरिया से। इसके अलावा डॉक्टर डावर जी को दिया गया है जो कि चिकित्सा क्षेत्र से हैं, साथ ही जबलपुर से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र रहे व्यक्ति को यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, और वह है आदित्य सिंह चौहान। तो आदित्य प्रताप सिंह चौहान जी को यह दिया गया है। और याद रखिएगा यह मूल निवासी कहाँ के हैं? तो यह छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन इनका जो देखा जाए तो यह शिक्षण जो इंदौर का आपका IIMA है, वहाँ पर ये अध्यापन कार्य कर रहे हैं और इनको प्रदान किया गया। अब किस चीज़ के लिए किया गया? तो नवाचार के क्षेत्र में दिया गया है इनको। और इन्होंने एक डिवाइस बनाया है जिसको कहा जाता है माइक्रोमा नाम दिया गया है। इसमें जो पानी के बैक्टीरियाज वगैरह
वगैरह है इनको ये फिल्टर करता है, उनको डिटेक्ट करता है। उसके लिए इन्होंने एक माइक्रोमा नामक डिवाइस बनाया है जिसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो है 2023 का किसको दिया गया? आदित्य प्रताप जी को, जो कि आईआईएम इंदौर के छात्र हैं। वास्तव में कहां से हैं? छत्तीसगढ़ से हैं। चलिए अगली बात करते हैं अगले पुरस्कार पे। थोड़ा हम स्पीड में करा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट हमको या ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर को कम समय पे रिवाइज करना है। तो चलिए दूसरी बात करते हैं, आपका राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार। तो भैया महात्मा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार की यदि हम बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। कब हुई है? 1995 में शुरुआत हुई है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और वर्तमान पर राशि 20 लाख की दी जाती है और पहला यह पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट को। अच्छा, उत्कृष्ट कार्य के क्षेत्र में जो संस्थान होते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। कब स्टार्ट हुआ? 1995 में 20 लाख की राशि दी जाती है। पहले राशि कम हुआ करती थी, बाद में 2022 में इनकी राशि बढ़ा दी गई। तो सारे जितने भी हम अवार्ड पढ़ने वाले हैं सबकी राशि जो है कब बढ़ा दी गई है? 2022 में बढ़ा दी गई है और पहला दिया गया था कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट को। और वर्तमान यदि हम 2022-23 की बात करते हैं तो ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को यह प्रदान किया गया है। अगले पुरस्कार की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले याद रखिएगा सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1995 में स्टार्ट हुआ था, 20 लाख की राशि दी जाती है। पहला कस्तूरबा गांधी है जी, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट को दिया गया था और वर्तमान का किसको दिया गया है? ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को प्रदान किया गया है। इसके साथ ही दूसरा है राष्ट्र कवि प्रदीप सम्मान। राष्ट्र कवि प्रदीप सम्मान 2012 से प्रारंभ किया गया। कब से किया गया? 2012 से प्रारंभ किया गया है। राशि कितनी है? 5 लाख। पहले कितनी थी? 2 लाख राशि थी, अब कितनी हो चुकी है? तो 5 लाख की राशि। यह भी कब संशोधित हुई है? 2022 में ही हुई है। और पहले गोपाल दास जी थे, पहले व्यक्ति जो है गोपाल दास हैं जिनको आपका राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान प्रदान किया जाता है। और वर्तमान पर किसको दिया गया है? इंदौर के हैं सत्यनारायण जी। तो सत्यनारायण जी वर्तमान पर जिनको प्रदान किया गया है। तो याद रखना वर्तमान पर सत्यनारायण जी को जो 2021 का दिया गया है। और आपका गोपाल दास जी प्रथम है जिनको दिया गया था। यह किस क्षेत्र से दिया जाता है? तो गीत रचना के क्षेत्र में या गीत लेखन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगली बात कर लेते हैं। अगला पुरस्कार हमारा है राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार याद रखिएगा 1980 में प्रारंभ हुआ था। इसकी राशि भी 5 लाख है। पहले 2 लाख हुआ करती थी, 2022 से कितनी हो चुकी है? 5 लाख हो चुकी है। तो कब स्टार्ट हुआ है? 1980 से स्टार्ट हुआ है। राशि कितनी है? 5 लाख है। यदि बात की जाए किस चीज के लिए दिया जा रहा है तो तानसेन पुरस्कार आप सभी समझ सकते हैं कि भैया संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत शास्त्र जो लेखन कार्य है या संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य होता है उसके लिए तानसेन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और पहला यह पुरस्कार दिया गया था कृष्णराव जी, बिस्मिल्लाह खान जी और हीराबाई जी। याद रखिएगा हीराबाई जी को दिया गया है। और वर्तमान का यदि हम बात करें 2021 का दिया गया है पंडित नित्यानंद जी को। याद रखिएगा पंडित नित्यानंद जी को बांसुरी वादन के लिए दिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि नित्यानंद जी किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या किस क्षेत्र से हैं? तो वह है बांसुरी वादक। और पहला दिया गया कृष्णराव जी, बिस्मिल्लाह खान और हीराबाई को पहला दिया गया था तानसेन पुरस्कार। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 1980 में प्रारंभ हुआ था और साथ ही में देखा राशि 5 लाख है। अगले पुरस्कार पर बात करते हैं राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। कब से स्टार्ट हुआ है? 1983 में। राशि कितनी है भैया? यहाँ पर भी 5 लाख की राशि है यहाँ पर, याद रखिएगा। और पहला दिया गया था किसको? गिरिजा जी को। ठीक है, पहला दिया गया था गिरिजा जी को यहाँ पर प्रदान किया गया है। और 2022 का दिया गया है कवि संतोष तिवारी जी को। 2022 का कवि संतोष तिवारी जी और 2020-21 का दिया गया है तिलक राम जी को दिया गया था। तो याद रखिएगा इसके साथ ही किस चीज के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय तुलसी सम्मान जो है यह है जनजातीय जो महत्वपूर्ण कलाएं हैं उसमें उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाता है। तो यहां पर जो जनजातीय लोक परंपराओं हैं उसमें उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। कब प्रारंभ हुआ? तो हमने देखा 1983 में। 5 लाख की राशि है। पहला गिरिजा जी को दिया गया था, हाल ही में संतोष तिवारी जी को और तिलक राम जी को 2020-21 का प्रदान किया गया था। चलिए अगली बात कर लेते हैं राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान। तो अहिल्याबाई सम्मान की यदि हम बात करें तो 1996 में प्रारंभ हुआ है। और यदि देखा जाए तो 1996 में राशि कितनी है? तो राशि याद रखिएगा 5 लाख। पहले कितनी हुआ करती थी? 2 लाख। और किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो याद रखिएगा आदिवासी जनों में लोक कला और परंपरा के क्षेत्र में दिया जाता है, और याद रखना केवल और केवल यह जो सम्मान है वह महिलाओं को दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, और सबसे पहला दिया गया था तीजन बाई को, तीजन बाई को सबसे पहला यह अवार्ड दिया गया था। और यदि हम बात करते हैं 2020-21 का, यह दिया गया था मालिनी जी को, 20-21 का दिया गया मालिनी जी को। और साथ ही देखा जाए 2021-22 का दिया गया था संजो बघेल जी को। संजय बघेल जी जो है भजन गायक हैं, कहाँ से हैं तो जबलपुर से बिलोंग करते हैं। 20-21 का मालती अवस्थी जी को, साथ ही संजो जी को दिया गया है कब का, आपका 2021 का। पहला दिया गया था तीजन बाई को। शुरुआत कब हुई है तो 1996 में शुरुआत हुई है। 5 लाख की राशि दी जाती है और 2 लाख पहले हुआ करती थी। किस चीज के लिए है तो याद रखिएगा आदिवासी लोक कला के लिए दिया जाता है, और केवल महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगले पुरस्कार की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार जो है 1987 में प्रारंभ हुआ था, 1987 में प्रारंभ हुआ था। साथ ही देखा जाए तो राशि कितनी है, 5 लाख की राशि है। और प्रथम दिया गया था शमशेर बहादुर जी को, तो शमशेर बहादुर सिंह जी को यह आपका मैथिली शरण गुप्त सम्मान पहला प्रदान किया गया था। राशि 5 लाख है, और हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। और वर्तमान का 2021-22 की यदि हम बात कर ले तो यह दिया गया है सदानंद गुप्त जी को। ठीक है, सदानंद गुप्ता जी को दिया गया है, जो कि कहाँ के हैं, गोरखपुर के हैं। सदानंद गुप्ता जी वर्तमान पर 2021 का दिया गया। ठीक है, अभी नया डाटा आया नहीं है, नया पुरस्कार अभी किसी को दिया गया नहीं 21 के बाद में। तो 21 का किसको दिया गया तो याद रखिएगा सदानंद गुप्ता जी को। और शमशेर बहादुर जी को पहला दिया गया था। शुरुआत कब से हो रही है, 1987 से हो रही है। किस क्षेत्र में दिया जाता है तो हमने देखा हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। वहीं बात करते हैं कि राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान ये कब से स्टार्ट हुआ है तो 1992 से चालू हुआ है। और इसमें राशि पहले हुआ करती थी 1,25,000, जिसको बढ़ा करके कर दिया गया है 2,51,000 कर दिया गया है। तो पहले 1,25,000 हुआ करती थी राशि, और अब कितनी हो गई है 2,51,000 हो गई है। और पहले दिया गया था अजय जी को, और वर्तमान का दिया गया है सुश्री रुक्मणी विजय कुमार जी को, जो कि हैदराबाद से हैं। तो पहला अजय चक्रवर्ती जी को दिया गया था, प्रथम कब दिया गया 1992 में। तो ये सम्मान कब प्रारंभ हुआ 1992 में प्रारंभ हुआ। राशि बढ़ा दी गई है, लगभग आपका 2,51,000 कर दी गई है। अभी का किसको प्राप्त हुआ है तो सुश्री रुक्मणी जी को प्राप्त हुआ है। और याद रखिएगा अजय चक्रवर्ती जी को पहला प्राप्त हुआ था। अगली बात कर लेते हैं अगले पुरस्कार पर, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान। तो राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान 1992 से ही चालू होगा। राशि वही 5 लाख है, और प्रथम दिया गया था हरिशंकर परसाई जी को। पहला किसको दिया हरिशंकर परसाई जी को। और एक बात महत्वपूर्ण समझिएगा, किस क्षेत्र में दिया जाता है तो यह व्यंग्य कला या व्यंग्य लेखन या देखें निबंध लेखन, इस क्षेत्र में आपका शरद जोशी पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले किसको दिया गया हरिशंकर परसाई जी को। कब प्रारंभ हुआ है 1992 में प्रारंभ हुआ है। राशि कितनी है 5 लाख। पहले कितना हुआ करती 2022 के पहले तो यहां पर 2 लाख राशि हुआ करती थी। और वर्तमान का देखा जाए तो श्रीराम परिहार जी को दिया गया है, जो कि खंडवा से बिलोंग करते हैं। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। तो राष्ट्रीय कबीर सम्मान शुरू हुआ है 1986 से। उस समय पे गोपाल जी को दिया गया था, गोपाल आदिगे जी को दिया गया था। ठीक है, राशि कितनी है वही 5 लाख राशि दी जाती है इसमें। और किस चीज के लिए दिया जाता है तो हिंदी भाषा में कविता लेखन वगैरह के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो कबीर सम्मान याद रखिएगा किस चीज के लिए दिया जाता है, कविता लेखन, भारतीय कविता लेखन, हिंदी की जो कविता लेखन है उसके लिए दिया जाता है। पहला दिया गया था गोपाल जी को। और यदि हम बात करते हैं कि इसमें राशि कितनी दी जाती है तो राशि दी जाती है इसमें 5 लाख रुपए। और साथ ही शुरुआत कब हुई तो 1986 में शुरुआत हुई है। और हाल ही का दिया गया है श्याम सुंदर दुबे जी को। तो श्याम सुंदर दुबे जी कहां से बिलोंग करते हैं तो हटा क्षेत्र से हैं, जिनको कबीर सम्मान अभी का दिया गया है 2021 का। साथ ही बात करते हैं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। तो अब इसको पता है राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की यदि बात हो रही है तो किस क्षेत्र में होगा संगीत कला के क्षेत्र में है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। तो 1984 में शुरुआत हुई है। राशि कितनी है 5 लाख है। पहले 2 लाख हुआ करती थी। अभी दिया गया है कुमार सानू को और नौशाद अली को पहला दिया गया था। नौशाद अली जी जो हैं इनको पहला दिया गया है। और साथ ही जो कुमार सानू हैं इनको वर्तमान पर दिया गया है मुंबई का, यानी कि 2021 का। तो याद रखिएगा 1984 में प्रारंभ हुआ है आपका लता मंगेशकर पुरस्कार। साथ ही देखा जाए तो अभी किसको दिया गया है कुमार सानू जी को दिया गया है। और पहला दिया गया था नौशाद अली जी को। और राशि कितनी है 5 लाख की राशि इसमें दी जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 की बात कर रहे हैं हम। तो अब ये शुरुआत कब हुई कालिदास सम्मान की तो ये हुई है भैया 1980 में ही। और यहां पर 5 लाख की राशि दी जाती है। अब ये 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला क्षेत्र है आपका संगीत
दूसरा है संगीत मतलब नाट्य और कला, और दूसरा चौथा है रंगकर्म। तो 4 क्षेत्रों में यह दिया जाता है। तो याद रखिएगा, कालिदास सम्मान 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। शुरुआत होने वाली है 1980 में, 5 लाख की राशि दी जाती है। अब 2021 की यदि हम बात करते हैं तो 2021 में संगीत क्षेत्र में दिया गया है बुधादित्य मुखर्जी को, जो कि एक सितार वादक है। साथ ही बात करते हैं डॉक्टर पुरु दक्षित जी को दिया गया है कथक नृत्य के लिए, और वासुदेव कामत जी को चित्रकला के लिए, और राजीव वर्मा जी को अभिनेता हैं या भोपाल से ही बिलोंग करते हैं तो रंगकर्म के लिए प्रदान किया गया है। तो फिर से समझिएगा, कब से प्रारंभ हुआ है? 1980 से प्रारंभ हुआ है। 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, संगीत, इसके अलावा यदि बात करें नृत्य, कला और रंगकर्म। ठीक है, रंगकर्म, ठीक। तो इन 4 क्षेत्रों में यह प्रदान किया जाता है। राशि कितनी है? 5 लाख की राशि 5 लाख की राशि है। बुधादित्य जी को संगीत के लिए, पुरु जी को किस चीज के लिए? नृत्य के लिए, वासुदेव कामत जी को कला के लिए, और राजीव वर्मा जी को रंगकर्म के लिए प्रदान किया गया है। अगले पुरस्कार की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान जो है 1986 में प्रारंभ हुआ था और पहला दिया गया था अली सरदार जाफरी जी को, अली सरदार जाफरी जी को, और अभी का किसको 2021 का दिया गया है? सैयद तकी आबदी, सैयद तकी आबदी जी है जिनको दिया गया है, और यह उर्दू साहित्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो ईयर अच्छे से याद रखिएगा, कब से स्टार्ट हुआ है? 1986 से स्टार्ट हुआ है, और अभी का किसको दिया गया है? सैयद तकी आबदी जी को, और पहला दिया गया था अली सरदार जाफरी जी को प्रदान किया गया था। और राशि तो आप सभी को पता है, 5 लाख की राशि दी जाती है। अगला है भैया किशोर सम्मान या राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान जो है, अब आपको सभी को पता है किस चीज के लिए दिया जाएगा। तो यह सिनेमा अभिनय क्या देखा जाए तो रंगकर्म एक प्रकार से कहा जा सकता है, निर्देशन, अभिनय और गीत कला के लिए दिया जाता है। और अभी का जो अभी देखा 2021 का दिया गया है आपका विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को, और ऋषिकेश मुखर्जी थे जिनको पहला दिया गया, ऋषिकेश मुखर्जी जिनको पहला दिया गया है। साथ ही बात करते हैं बेटा कब से स्टार्ट हुआ है, तो 1997 से स्टार्ट हुआ था, और अभी का किसको दिया गया है? तो याद रखिएगा विवेक रंजन अग्निहोत्री को प्रदान किया गया है। राशि कितनी है? वही 5 लाख, और पहले कितनी हुआ करती थी? 2 लाख। थोड़ा स्पीड में हम करवा रहे हैं आज आपको, कि जिसमें भैया कम समय पर ज्यादा से ज्यादा चीजें आप आज यहां पर कवर कर सकेंगे। अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं कि भाई मध्य प्रदेश को अन्य पुरस्कार मध्य प्रदेश से संबंधित कौन है। तो भैया हमारे वर्तमान के यदि देखा जाए राज्यपाल जी को पुरस्कार दिया गया है, और भारत में यह पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है, इनको लंदन में प्राप्त हुआ है। लंदन के आपके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा यह लंदन की ब्रिटेन की पार्लियामेंट द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में यह पुरस्कार इनको दिया गया था। कौन सा पुरस्कार है? अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल आपके मंगू भाई पटेल जी को। तो याद रखिए मंगू भाई पटेल जी को दिया गया था। इसका आयोजन किया गया था वास्तव में देखा जाए तो 15 सितंबर 2023 को, और यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। किसको? राज्यपाल जी मंगू भाई पटेल जी को। किसके द्वारा दिया गया है? तो लंदन की पार्लियामेंट में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा यह सम्मान दिया गया है। अब एक और सम्मान की बात कर लेते हैं, नेशनल स्टार्टअप सिटी अवार्ड। नेशनल स्टार्टअप सिटी अवार्ड के लिए इंदौर को ही प्राप्त हुआ है। आपको पता है स्वच्छ सिटी मध्य प्रदेश की या भारत की पहली कौन है, या वर्तमान पर भी कौन है पहले नंबर पर? तो इंदौर ही है। उनको ही यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उत्कृष्ट कार्य के लिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह अवार्ड दिया गया है इंदौर को। साथ ही बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। अच्छा, पंचायतों का अच्छे तरीके से जाए, जिला पंचायत हो, जनपद हो, ग्राम पंचायत हो, उसमें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायती सशक्तिकरण अवार्ड दिया जाता है। और यह अवार्ड मध्य प्रदेश के 2 जिलों को प्राप्त हुआ है, एक है भोपाल और दूसरा प्राप्त हुआ है नरसिंहपुर, और ये दोनों ही जिला पंचायतों को प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा भोपाल और नरसिंहपुर 2 जिला पंचायतों को यहां पर प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही बात करते हैं मध्य प्रदेश रत्न अलंकार समारोह का आयोजन कहां किया गया था। तो याद रखिएगा कुशाभाऊ ठाकरे नेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में ही स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश रत्न अलंकार समारोह, इसमें बहुत सारे पुरस्कार वितरण किए गए थे, जहां इसका आयोजन कहा हुआ है कुशाभाऊ ठाकरे जो आपका कन्वेंशन सेंटर है भोपाल में, उसमें ही इसका आयोजन किया गया था। इसके साथ ही बात करते हैं राजा संग्राम शाह पुरस्कार। अब भैया ये क्षेत्र देखा जाए तो जनजातीय कला या गीत संगीत में दिया जाता है, और इसमें राशि कितनी है? 5 लाख, और ये आपका 2022-23 में प्रारंभ किया गया। तो अभी ये आपका आंदोलन
यह पुरस्कार प्रारंभ करने का घोषणा की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो याद रखिएगा राजा संग्राम शाह पुरस्कार। तो हमने एमपी हिस्ट्री में संग्राम शाह से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट पढ़े हैं, तो बिल्कुल एक बार आप रिवाइज करके जाइएगा, वहां से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जैसे अभी वेटनरी असिस्टेंट सर्जन का पेपर हुआ था, पीएससी द्वारा लिया गया था, उसमें पूछ लिया गया था कि संग्राम शाह की किताब के बारे में क्वेश्चन आया था जो कि रस रत्नमाला है। तो वो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं, जो करंट में मुद्दा होता है उससे रिलेटेड ही आपको प्रश्न मध्य प्रदेश की पीएससी द्वारा पूछ लिए जाते हैं। अब दूसरा बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो है आपका इंटरैक्टिव फोरम ऑफ इंडिया इकोनॉमी द्वारा आपका चैंपियनशिप ऑफ चेंज मध्य प्रदेश 2021 का पुरस्कार जो है यह प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो किसको प्राप्त हुआ है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए, और आपके वर्तमान सीएम तो अभी चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो वर्तमान पे भी सीएम कौन हो चुके हैं? तो आप सभी को पता है, गोपाल यादव जी बनाए जा चुके हैं। अगली बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में प्राप्त पुरस्कार या टैग, मध्य प्रदेश को कौन कौन से टैग और पुरस्कार प्राप्त हुए। पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कार। लगातार देखा जाए तो चौथा आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, यह मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। चौथा वाला जो है वर्तमान पे, इसमें पहला स्थान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। किस चीज के लिए? तो आपके जल संरक्षण संवर्धन उस क्षेत्र में, उसके लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए, कुल मिलाकर समझिएगा कि जल के संरक्षण संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने में मध्य प्रदेश को यह अवार्ड दिया गया है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, साथ ही देखा जाए तो किसने प्रदान किया था? तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा जो है यह दिया गया था। चलिए अगले बात करते हैं कि मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट का दर्जा अभी भी प्राप्त है। तो याद रखिएगा बाघ स्टेट का दर्जा प्राप्त है, जिसमें जो है हमारे यहाँ पर देखा जाए तो अभ्यारण्यों में 583 बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, और संरक्षित क्षेत्र में जो है 222 संरक्षित आपके क्षेत्र में बाघ पाए जाते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में बड़ी बिल्लियों की संख्या 785 है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को बाघ राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलो अब देखें सबसे ज्यादा बाघ कहां पर? मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटका में कितने हैं? 583, उत्तराखंड में कितने हैं? 560, महाराष्ट्र में कितने हैं? तो यहाँ पे 444, तमिलनाडु में है 306। इस अनुसार देखा जाए तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है? मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा जीआई टैग कुछ दिए गए हैं, आपने पहले भी पढ़े होंगे, फटाफट रिवाइज करते हैं। पन्ना को किस लिए दिया गया है? हीरे के लिए। सरबती गेहूं, इसके लिए किसको दिया गया है? सीहोर को। इसके अलावा चिन्नौर चावल के लिए जीआई टैग दिया गया। बालाघाट कारपेट के लिए किसको दिया गया है? ग्वालियर। गजक के लिए किसको दिया गया है? मुरैना। इसके अलावा स्टोन क्राफ्ट, इसके लिए किसको दिया गया है? जबलपुर को दिया गया है। तो हाल ही में ये कुछ आपके जीआई टैग जो है वो स्टार्ट किए गए हैं। कड़कनाथ मुर्गा के लिए किसको दिया गया है? झाबुआ को दिया गया है। ठीक है, बाघ प्रिंट के कपड़े के लिए किसको प्राप्त है? तो आप सभी को पता है बाघ प्रिंट के कपड़े के लिए धार को प्राप्त है। वहीं यदि बात करते हैं जो पत्थर है, मतलब पत्थर में क्राफ्टिंग करने के लिए जो प्राप्त हुआ है वो जबलपुर को प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग जो है वो वर्तमान पर दिए गए हैं। तो हीरा के लिए पन्ना को, सरबती गेहूं के लिए सीहोर को, चिन्नौर चावल के लिए बालाघाट, कारपेट के लिए ग्वालियर, गजक के लिए मुरैना और स्टोन क्राफ्ट के लिए जबलपुर को प्रदान किया गया है। इसके साथ ही अब हम मध्य प्रदेश के नेक्स्ट टॉपिक, मध्य प्रदेश करंट अफेयर के नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मध्य प्रदेश के हम प्रमुख उत्सव एवं सम्मेलन यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं पहले कि भैया मध्य प्रदेश से उत्सव, पर्व, समारोह और समिट कौन कौन सी हुई हैं। तो पहला यदि बात करते हैं हम, हाल ही में मध्य प्रदेश में इंदौर गौरव दिवस मनाया गया 2023 में 31 मई को। और 31 मई को यदि हम बात करते हैं जन्म दिवस होता है, किसका जन्म दिवस होता है? अहिल्याबाई होलकर का होता है जन्म दिवस। अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस पर जो है यहां पर इंदौर गौरव दिवस मनाया गया 31 मई 2023 को, याद रखिएगा अच्छे से। और इन्हीं के इसी दिन जो है इंदौर के नेहरू स्टेडियम में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा इंदौर गौरव दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 31 मई को मनाया गया। कहां पर आयोजित किया गया था? इंदौर के नेहरू स्टेडियम पे। और इस दिन जन्म दिवस किसका होता है? अहिल्याबाई होलकर जी का होता है। इसके अलावा एक दिवसीय राज्य स्तरीय एमएसएमई समिट हुई है। तो याद रखिएगा यह समिट भोपाल में हुई थी और भोपाल की होटल अरेरा ग्रीन्स, याद रखिएगा
सॉरी आमेर ग्रीन नामक भोपाल की एक होटल है जहां पर इसका आयोजन किया गया था। और वास्तव में जो है अब हमारे उद्योगों को बढ़ाने, लघु उद्योग, मध्यम वर्गीय उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, इन सभी को बढ़ाने के लिए इस समिट का आयोजन किया गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आपका एक विजय पर्व मनाया गया या विकास पर्व मनाया गया, सॉरी विकास पर्व मनाया गया था। कब? आपके 16 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त के मध्य। तो 16 जुलाई से 14 अगस्त 2023 को मनाया गया। याद रखिएगा 2023 को मध्य प्रदेश विकास दिवस मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश विकास दिवस मनाया गया। अच्छा, यह संपूर्ण भारत में संपूर्ण मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश विकास पर्व। कब से कब तक? तो 16 जुलाई 2023 से 14 अगस्त 2023 तक यह आयोजित किया गया था, लगभग 1 माह के लिए, शिवराज सिंह चौहान जी के आह्वान पर। अगली बात कर लेते हैं भैया कि मध्य प्रदेश में तीर्थ पर्यटन लोक स्थल कौन कौन से स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो महाकाल लोक आप सभी को पता है उज्जैन में स्थापित किया गया है। इसके अलावा कौन कौन से लोक स्थापित किए जा रहे हैं उन सभी पर हम आज चर्चा कर लेते हैं। तो पहला बात करते हैं भैया जुगल किशोर सरकार लोक। तो ऑब्वियसली बात है कहां पर किया जाएगा? तो पन्ना में है मंदिर। जुगल किशोर जी का मंदिर कहां पर है? पन्ना में है। तो पन्ना में किया गया और स्टार्ट किया गया तो 22 मई को 2023 को यह घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा इस दिन क्या रहता है? राजा छत्रसाल का जन्म दिवस। राजा छत्रसाल जी का जन्म दिवस के अवसर पर जो है घोषणा की गई है कि आपके पन्ना में क्या बनाया जाएगा? जुगल किशोर आपका कॉरिडोर बनाया जाएगा या लोक बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही बात करते हैं कि अब इस दिन जो है यदि हम बात करते हैं कि 22 मई को किसका बर्थडे आता है? किसका बर्थडे है? राजा छत्रसाल जी का। उस दिन जो है पन्ना गौरव दिवस मनाया जाता है। तो पन्ना गौरव दिवस के दिन ही इसकी घोषणा की गई है कि जुगल किशोर सरकार कॉरिडोर या कह सकते हैं लोक की स्थापना की जाएगी। और यहाँ पर जो ये आपका वास्तव में पन्ना गौरव दिवस जो है कहाँ मनाया गया था? छत्रसाल स्टेडियम पन्ना में मनाया गया था। अगली बात करते हैं महाराणा प्रताप लोक। महाराणा प्रताप लोक भी स्टार्ट किया जाना है। 22 मई को ही यहाँ पर घोषणा हुई थी किसके? 2023 में। देखिए 22 मई को ही स्टार्ट दोनों जगह पर होने वाला है। 22 मई को कहां पर? जुगल किशोर सरकार लोक की स्थापना की बात हुई जिस दिन राजा छत्रसाल का जन्मदिन, और इसी दिन महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन होता है जिस दिन यहां पर भोपाल में ही यह लोक बनाए जाने की बात कही गई है। तो याद रखिएगा आपका राणा प्रताप लोक कहां बनाया जाना है? महाराणा प्रताप लोक भोपाल में। भोपाल में एक नगर भी है, एमपी नगर, महाराणा प्रताप नगर। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। और यहाँ पर आप देखोगे भोपाल में ही आप चेतक ब्रिज देखते हो, चेतक पुल देखते हो, एमपी नगर में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या बनाया जा रहा है? महाराणा प्रताप लोक बनाया जा रहा है भोपाल में। 22 मई 2023 को घोषणा की गई है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं कि मां नर्मदा लोक। ऑब्वियसली बात है आप सभी को पता है नर्मदा जी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक से। तो कहां बनाया जाएगा? अमरकंटक में। अमरकंटक में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा बात करते हैं भैया आपका हनुमान लोक, श्री हनुमान लोक बनाया जाना है छिंदवाड़ा में। तो छिंदवाड़ा के हनुमान मंदिर जो है एक प्रकार से जाम सांवली ग्राम जो है यहाँ पर हनुमान मंदिर जो है वहाँ पर हनुमान लोक बनाए जाने का घोषणा की गई है। और नवग्रह कॉरिडोर, याद रखिएगा नवग्रह कॉरिडोर खरगोन में बनाया जाना है। नवग्रह कॉरिडोर कहाँ बनाया जाना है? खरगोन में बनाया जाना है। तो ये कुछ लोक हैं मध्य प्रदेश के जो बनाए जाने की घोषणा की गई है। फटाफट देखते हैं। सबसे पहले जुगल किशोर सरकार लोक कहाँ पर? पन्ना में बनाया जाना है। महाराणा प्रताप लोक कहाँ बनाया जाना है? भोपाल में। साथ ही देखेंगे हम कि मां नर्मदा लोक कहाँ बनाया जाएगा? अमरकंटक में। हनुमान लोक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका छिंदवाड़ा में। और साथ ही देखा जाए खरगोन में कौन सा बनाया जाए? नवग्रह कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है। आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश उत्सव सम्मेलन, जो उत्सव हुए हैं मध्य प्रदेश में क्या सम्मेलन हुए हैं। सबसे पहले 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, याद रखिएगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन। अब आपको पता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी की एक दिन पहले मतलब 8 तारीख से लेकर के 10 जनवरी तक
यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो याद रखिए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 8 से लेकर के 10 जनवरी 2023 को किया गया। अब कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा भैया यह इंदौर में आयोजित किया गया था। इंदौर में आयोजित किया गया, जिसमें की थीम है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, ये इसकी थीम रही है। साथ ही बात करते हैं विद्यार्थियों की विशिष्ट अतिथि रही है यहाँ पर सुश्री जनेटा जी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य हैं, और मुख्य अतिथि यहाँ पर रहे हैं मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुआना के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा चंद्रिका प्रसाद संतोष, जो कि आपका सूरी नाम के राष्ट्रपति है। इन दोनों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। ठीक है, साथ ही एक ऐप लॉन्च किया गया। ये ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये ऐप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा लागू किया गया। इसी समय पर अतिथि देवो भव के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है इंदौर नगर निगम ने, या इंदौर विकास प्राधिकरण। चलो, इसके साथ ही बात करते हैं कि आपका 6वां ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। अच्छा, जैसे ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया उसके जस्ट बाद ही इंदौर में जो है, याद रखिएगा अभी हमने देखा था कि 9 से लेकर 10 तक प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन के आयोजन किया गया। कहाँ, इंदौर में। कब, 8 से 10 के मध्य। इसके बाद अलावा जो है 6वीं जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है उसका आयोजन भी कहाँ किया जाएगा, इंदौर में। और कब किया जाएगा, 11 और 12 जनवरी को। तो 11 और 12 जनवरी को जो है इंदौर में ही यहाँ पर प्रारंभ किया गया। उसकी थीम रही है मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुछ समिट वगैरह जो मध्य प्रदेश में हुई हैं उन सब चीजों में बात करते हैं। मांडू उत्सव की यदि हम बात करते हैं तो भैया मांडू उत्सव कहां पर मनाया गया, तो यह धार में मनाया गया था, और यहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी आए हुए थे। और उसी समय इसकी शुरुआत कहां से होने वाली है, भगौरिया नृत्य से। और एक पर्व होता है भीलों का, इसको भगौरिया पर्व भी कहा जाता है। और भगौरिया पर्व को जो है मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व घोषित कर दिया गया है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व कौन सा है, भगौरिया पर्व। मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो यह भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, और भगौरिया नृत्य इसी के समय पर किया जाता है, याद रखिएगा। और यह वास्तव में देखा जाए भगौरिया नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है भील जनजाति का, और देश विदेश से देखने के लिए लोग ये भगौरिया नृत्य यहाँ पर आते हैं, भगौरिया उत्सव या पर्व देखने आते हैं। यहाँ पर किशोर और किशोरियां आपस में मिलती हैं और यहाँ पर विवाह आपस में करते हैं, यानी कि इच्छा के अनुसार यहाँ पर विवाह किए जाते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करते हैं आपका स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल जो सेकंड हुआ है वो कहां पर आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा यह उज्जैन में आयोजित किया गया, और 2022 का जो पहला था वह भोपाल में किया गया था। तो याद रखना स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल सेकेंड वाला जो हुआ है वो उज्जैन में, पहला वाला कहाँ हुआ था, भोपाल में आयोजित हुआ था। अब G20 से रिलेटेड क्या कौन कौन सी मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बैठकें हुई हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है भैया G20 की कृषि कार्यकारी समूह की जो बैठक है इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इंदौर में किया गया। तो याद रखिएगा इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इंदौर में किया गया है। और वहीं पे सांस्कृतिक कार्य समिति की जो बैठक हुई थी इसका आयोजन किया गया था छतरपुर में। और छतरपुर में कहां पर, तो याद रखिएगा महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर है छतरपुर खजुराहो का। छतरपुर खजुराहो का जहां पर आयोजित किया गया था महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर यहां पर आयोजित किया गया था। तो G20 की 2 बैठकें यहां पर हुई हैं। कृषि कार्य समिति की बैठक इंदौर में हुई है, संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहां पर हुई है, तो छतरपुर के खजुराहो में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023। राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भोपाल में अरेरा हिल्स पे ही है आपके हाट परिसर। तो अरेरा हिल्स के हाट परिसर भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। साथ ही बात करते हैं जश्न ए उर्दू। जश्न ए उर्दू जो है ये उर्दू अकेडमी द्वारा आयोजित किया गया और कहाँ पर होने वाला है, तो गौहर महल भोपाल में स्टार्ट हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था ये, गौहर महल, ठीक है, कहां, भोपाल। तो याद रखिएगा गौहर महल जो है
गौहर महल, गौहर महल की स्थापना किसने की थी, यह भी याद रखिएगा, कुदसिया बेगम है, उन्होंने जो है गौहर महल की स्थापना करवाई थी। अगली बात कर लेते हैं भैया कि 49वां खजुराहो नृत्य समारोह, तो आप सभी को पता है खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ पर होता है, तो खजुराहो में ही होता है, छतरपुर में। साथ ही देखा जाए तो शुरुआत कब से हुई थी, तो 1975 से इसकी स्टार्ट हुआ है, और दो अकेडमियों के द्वारा या दो एसोसिएशंस के द्वारा मिलकर के इसका आयोजन किया जाता है। उस्ताद अली उद्दीन खां संगीत और आपका कला अकेडमी द्वारा मिलाकर के दोनों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अगली बात कर लेते हैं हलमा अभियान 2023। वास्तव में देखा जाए तो हलमा जल संरक्षण की एक पद्धति है। अब कौन सी जनजाति की है, तो भील जनजाति की परंपरागत जल संरक्षण की है, जिसको हलमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हलमा कहा जाता है। तो भैया जो हलमा अभियान का शुरुआत की गई है तो कहां से की गई है, तो यह की गई है झाबुआ से। तो याद रखिएगा झाबुआ से इसका प्रारंभ हुआ है, और वास्तव में भील जनजाति की एक जल संरक्षण की विधि होती है जिसको हलमा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए कहां से स्टार्ट हुआ है, झाबुआ से हुआ है। इसके अलावा भगौरिया महोत्सव, तो मैंने बताया था आपको सभी को कि भगौरिया पर्व जो है, भगौरिया पर्व यह भीलों का महत्वपूर्ण पर्व है। और यहाँ पर जो है बताया था मैंने, युवती और युवक जो हैं प्रेम विवाह, एक प्रकार से रजामंदी से विवाह करते हैं। यहाँ पर युवती युवक मिलते हैं और आपस में विवाह करते हैं। ठीक है, तो किस जनजाति का है, तो बताया था मैंने भील जनजाति का है। ठीक है, भीलों का प्रमुख पर्व है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो झाबुआ में किया गया, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन इत्यादि जगहों पर किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही मैं बताया था भगौरिया उत्सव या भगौरिया पर्व को क्या किया गया है, राजकीय पर्व घोषित किया गया है। ठीक है, तो भगौरिया पर्व बताया था मैंने, भगौरिया पर्व को राजकीय पर्व घोषित किया गया था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, तो ये कहां पर होने वाला है, तो यह भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम या सभागृह में होने वाला है। साथ ही यहाँ पर कौन आई थी, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका शुभारंभ किया था यहाँ पर आकर के, और पहला 2012 में हुआ था, जो कि सांची विश्वविद्यालय में किया गया था। ठीक है, तो पहला होने वाला है 2012 में सांची विश्वविद्यालय, और जो वर्तमान का 7वां है वो कहां पर आयोजित किया गया, तो यह भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में प्रारंभ किया गया। और किसने प्रारंभ किया है, तो राष्ट्रपति यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। अगली बात कर लेते हैं कि भैया कौन कौन से सम्मेलन कहाँ होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कोल जनजातीय महाकुंभ, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, सतना में। राग अमीर समारोह, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, इंदौर में। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन भोपाल में किया गया। लोक रंग उत्सव, इसका आयोजन भी भोपाल में किया गया। हनुमंतिया जल उत्सव, आप सभी को पता है हनुमंतिया टापू खंडवा में है, जहां पर हनुमंतिया जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जैविक महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो वर्तमान पे इंदौर में किया गया। साथ ही विक्रम उत्सव, तो आपको पता है विक्रम यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, उज्जैन में है, और उज्जैन में ही इसका आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2022, तो अंतर्राष्ट्रीय जो वन मेला है वो ये कहाँ किया गया, भोपाल में। ऐसा कुछ याद कर लो, वन विहार कहाँ है, भोपाल में है। वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में है, तो इसका आयोजन भी कहाँ पर होने वाला है, भोपाल में होने वाला है। ध्रुपद समारोह भैया पहले होता था भोपाल में, याद रखना, पहले होता भोपाल में, लेकिन जो 2022 का ध्रुपद समारोह है इसका आयोजन ग्वालियर में, क्योंकि बहुत जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी ने रट्टा मार लिया है कि ध्रुपद समारोह मतलब आंख बंद के वो भोपाल लगा देते हैं। तो याद रखना 2022 का जो ध्रुपद समारोह था उसका आयोजन ग्वालियर में किया गया। इसके बाद हाथी समारोह जो हुआ है वो है भी कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है उमरिया में, वहां पर किया गया। मालवा उत्सव, तो मालवा उत्सव देखा जाए तो जो लालबाग पैलेस है इंदौर का, लालबाग पैलेस में इसका आयोजन किया गया। और अखिल भारतीय आयुर्वेद महोत्सव जो है इसका आयोजन कहां होगा, उज्जैन में होगा। तो लालबाग पैलेस में कौन सा हुआ था, मालवा उत्सव का। आगे बढ़ते हैं, आदि उत्सव जो है इसका आयोजन रामनगर मंडला में किया गया था। साथ ही नदी महोत्सव को आयोजन भी भोपाल में किया गया। बाल फिल्म समारोह, ये भारत भवन दिल्ली, याद रखिएगा भारत भवन भोपाल में है, भारत भवन भोपाल। और मध्य प्रदेश भवन, याद रखना मध्य प्रदेश भवन जो है, मध्य प्रदेश भवन ये कहां पर है, तो यह दिल्ली में है।
मध्य प्रदेश भवन कहाँ पर है? दिल्ली में है। और भारत भवन कहाँ पर है बेटा? भोपाल में। तो याद रखिएगा बाल फिल्म जो समारोह हुआ था वह भोपाल के आपके कौन से? भारत भवन में किया गया। साथ ही वंदे भारत नृत्य समारोह, वंदे भारत नृत्य समारोह, इसका आयोजन भी उज्जैन में कराया गया। चलिए, तो इसके साथ ही हमने बहुत सारे जितने महत्वपूर्ण समारोह सम्मेलन हैं वो सारे हमने यहाँ पर अभी तक कवर कर लिए। साथ ही बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ कवर की हैं। कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट यहाँ कवर करें। तो आज देखा जाए तो हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया हमारे समारोह, उत्सव, और साथ ही देखा जाए जो मध्य प्रदेश को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए, मध्य प्रदेश के कौन कौन से पुरस्कार हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, मध्य प्रदेश में पद्मश्री किस किस को प्राप्त हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की हैं। कम से कम टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा हमने चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश में विज्ञान और तकनीक से संबंधित करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आगे क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अब जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में विज्ञान, तकनीकी एवं शिक्षा। तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम मध्य प्रदेश की जो भी करंट में तकनीक से रिलेटेड हुआ है, विज्ञान से या शिक्षा संबंधित हुआ है, उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान एवं तकनीक की। तो यहाँ पर यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में पहली सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी में यदि बात की जाए, सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या फिर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? तो इंदौर में हो रहा है। इवन अभी हाल ही में चीज़ लाई गई है कि आवासीय जो घर हैं या आवासीय लोग हैं, ये भी अपनी छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा रहे हैं, सौर ऊर्जा के लिए प्लेट्स लगा रहे हैं, और उसके उत्पादन में भी इंदौर नंबर 1 पर है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर किसमें आ चुका है? तो सौर ऊर्जा में भी कौन आ चुका है? इंदौर नंबर 1 है अभी वर्तमान पर। या घरों पर भी यदि हम बात करते हैं कि घरों पर भी सौर ऊर्जा उत्पादित करने में नंबर 1 कौन आ चुका है? इंदौर नंबर 1 है वर्तमान पर। और साथ ही यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश में प्रथम स्टार्टअप पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये भी कहाँ पर होगा बेटा? इंदौर में स्टार्ट किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में पहला स्टार्टअप पार्क स्टार्ट किया जा रहा है। कहाँ? इंदौर में। ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें कि 5G नेटवर्क लागू करने में अक्षांशीय जिला कौन सा पहला है जिसने अक्षांशीय जिला जिसमें 5G जो है वह ग्राउंड लेवल पर स्टार्ट किया है, तो वो है बेटा विदिशा। याद रखिएगा कि विदिशा एक ऐसा जिला है जो अक्षांशीय जिला है वास्तव में देखा जाए तो, और जहां पर 5G नेटवर्क लाया गया है। तो देश का पहला अक्षांशीय जिला जहां पर 5G नेटवर्क लाया गया है। इसके अलावा सौर ऊर्जा मैं बताया भी मैंने कि इंदौर नंबर 1 आ चुका है। और एक और चीज याद रखिएगा, लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन के लिए लिथियम आयन बैटरी किस चीज प्रयोग की जा रही है? तो जितने आप इलेक्ट्रिक या ईवी व्हीकल्स देख रहे हैं, कार या जो बैटरी वाली स्कूटी या बाइक देख रहे हैं, ये सारी चीजों में लिथियम आयन की बैटरी की यूज किया जा रहा है। तो ये लिथियम आयन की बैटरी जो है इसका निर्माण के लिए एक अभी हाल ही में उद्योग स्टार्ट किया जा रहा है। वो कहां पर? तो सिवनी में स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा, सिवनी में स्टार्ट किया जा रहा है। और एक और महत्वपूर्ण चीज है, एक ऐप है, इसका नाम है दीदी ऐप। दीदी ऐप, ये दीदी ऐप जो है वो किसने स्टार्ट किया है? तो वो बनाया था अनुराग श्रीवास्तव जी ने। अनुराग श्रीवास्तव जी ने तो अनुराग श्रीवास्तव जो हैं इन्होंने बनाया है, सतना के हैं ये। और ये किस चीज़ के लिए? तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दीदी ऐप लाया गया है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए, लेकिन याद रखिए किसने बनाया है? तो अनुराग श्रीवास्तव जी ने बनाया है। इसके साथ ही देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, तो सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट जो फ्लोटिंग आ रहा है वो स्थापित किया जा रहा है आपके ओमकारेश्वर बांध में। तो याद रखिएगा ओमकारेश्वर खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। तो ओमकारेश्वर बांध खंडवा में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। सबसे पहले हमने बताया कि सोलर एनर्जी पहले नंबर पर कौन है? इंदौर है। साथ ही आपका स्टार्टअप पार्क कहां बनाया जा रहा है? इंदौर में बनाया जा रहा है। दूसरा में देखा लिथियम आयन बैटरीज जो है उसके लिए कारखाना कहां स्थापित किया है? सिवनी में। दीदी ऐप महिला सशक्तिकरण के लिए लाया गया है। अनुराग श्रीवास्तव जी जिन्होंने इसको बनाया है। और पहला अक्षांशीय जिला जहां पर देश का पहला है जहां पर जो 5G नेटवर्क लाया गया मध्य प्रदेश का विदिशा है। ये सारे फैक्ट हमने इस स्लाइड पे देखे। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का दूसरा आपका संस्कृत आवासीय विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तो दूसरा जो है आपका संस्कृत आवासीय विद्यालय स्टार्ट किया जा रहा है। कहां? तो याद रखिएगा ये स्टार्ट किया जा रहा है रतलाम में। और पहला कहां था? तो पहला है याद रखिएगा डिंडौरी में। तो फर्स्ट स्टैब्लिश हुआ कहां? याद रखना पहला खोला गया था डिंडौरी, फर्स्ट डिंडौरी में।
और यदि हम बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड भैया भी पढ़ा हमने, रतलाम में जो है स्टेब्लिश किया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक, याद रखिएगा ह्यूमन कैपिटल बैंक कहां बनाया जा रहा है, तो ह्यूमन कैपिटल बैंक सुजालपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा हमने देखा आपका एक सरकारी सरोजनी नायडू कन्या विद्यालय जो भोपाल में है, ये हाल ही में चर्चा में आया। अब चर्चा में आने का कारण क्या था, क्योंकि यहां पर जो है पहला रेडियो स्टेशन खोला जा रहा है। यह एकमात्र ऐसा विद्यालय है मध्य प्रदेश का जहां पर रेडियो स्टेशन खोला जा रहा है। साथ ही बात करते हैं सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास बनाने में पहले नंबर पर कौन आ चुका है, तो पहले नंबर पर सीहोर जिला है जो आ चुका है। सारे सरकारी स्कूलों को यहां स्मार्ट क्लास बनाने में नंबर 1 कौन आ गया भैया, याद रखिएगा सीहोर। तो यहां पे हमने देखा कि स्मार्ट क्लास बनाने में कौन आ गया है, सीहोर। दूसरा हमने देखा कि आपका रेडियो स्टेशन कहां पर बनाया जा रहा है, तो भोपाल का सरकारी सरोजनी नायडू कन्या विद्यालय जहां स्थापित किया जा रहा है। आवासीय विद्यालय दूसरा खोला जा रहा है, पहले इंदौरी में था, दूसरा रतलाम में ओपन किया जा रहा है। साथ ही हमने देखा था भैया ह्यूमन कैपिटल बैंक कहां पर, सुजालपुर में स्टैब्लिश किया जा रहा है। साथ ही बात करते हैं कि अभी थोड़े पहले देखा था हमने विज्ञान मेला, तो विज्ञान मेला कहां आयोजित किया गया था, भोपाल में आयोजित किया गया था। इसके अलावा बायो टेक्नो पार्क, याद रखना बायो टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो है नीमच में स्थापित किया जा रहा है, नीमच में स्थापित किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। अच्छा, साथ ही यदि हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों यहां पर कि जो आपके प्राथमिक कृषि एवं सहकारी शाखाएं हैं, ठीक है, तो जो भी सोसाइटीज वगैरह हैं, इन सोसाइटीज को ऑनलाइन लेकर आने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला राज्य बन चुका है जिसने जो सहकारी सोसाइटीज होती हैं उन सोसाइटीज का ऑनलाइन डेटा यहां पर ऐड कर दिया है, उनको भी ऑनलाइन काम करने के लिए यहां प्रेरित किया है मध्य प्रदेश ने। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने कंप्यूटरीकृत कर दिया है, ऑनलाइन लेकर आ गए हैं सारी प्राथमिक कृषि शाखाएं समितियों को, जो सोसाइटीज वगैरह होती उन सभी को। इसके अलावा देश का पहला राष्ट्रीय स्वचालित आपका फिंगर प्रिंटिंग पहचान प्रणाली ये भी लागू करने वाला जो है मध्य प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। साथ ही मेडिकल डिवाइसेस पार्क ये कहाँ स्थापित, पहले एक्चुअली मंदसौर में किया जाना था, लेकिन अब इसका डेटा चेंज हो गया है। अब इसकी घोषणा की गई है कि जो उज्जैन का विक्रम आपका औद्योगिक केंद्र है, जहाँ देखा जाए विक्रम उद्योगपुरी है उज्जैन की, जहाँ पर स्टैब्लिश किया जाना है। अच्छा, इससे मुझे एक फैक्ट याद आ रहा है कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क तो उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाने वाला एकमात्र राज्य, पहला राज्य जो है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है, जिसने हिंदी में सिलेबस तैयार कर लिया है और हिंदी में यहां पर अब मेडिकल की पढ़ाई कराई जाएगी। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य उसमें भी है, तो याद रखना मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ सबसे पहले कहां हो रहा है, सबसे पहले या प्रथम नंबर पे आ रहा है मध्य प्रदेश। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट पर आगे बढ़ते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग, जो हमने भी थोड़ी पहले बताया कि सोलर फ्लोटिंग तो कहां बनाया जा रहा है, आपके ओमकारेश्वर खंडवा में। और यदि बात की जाए कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क अभी कौन सा माना जाता है, तो आप सभी को पता है रीवा का गुड़ जो है सबसे ज्यादा अभी उत्पादित करता है आपके सोलर एनर्जी को। लेकिन उससे भी बड़ा पार्क कहां बनाया जा रहा है, तो यह बनाया जा रहा है मुरैना में। तो याद रखिएगा जो कि 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा हो जाएगा थोड़ी देर बाद ही कौन सा, मुरैना का प्रस्तावित हो चुका है, यहां पे काम स्टार्ट हो चुका है। अभी तक कौन सा है, तो रीवा का गुड़ का है, और अभी कौन हो जाएगा, अब मुरैना हो जाएगा, याद रखिएगा। अगली बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में परिस्थिति या पर्यावरण से संबंधित हमारे क्या क्या टॉपिक करंट में अभी मुद्दे पर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भैया कि मध्य प्रदेश में रामसर साइट जो बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, 2022 में मध्य प्रदेश की 3 साइट्स जो है रामसर साइट में जोड़ी गई हैं। अच्छा, सबसे पहले कौन सी थी, तो भोजताल जो भोपाल का है, सन 2002 में, याद रखना सन 2002 में किया गया था। इसके अलावा इंदौर की 2 ऐसी साइट है, एक यशवंत सागर साइट और दूसरा है आपका सिरपुर तालाब जो है, या आपका दूसरा कौन सा है, यशवंत सागर, और दूसरा यशपुर तालाब, दोनों इंदौर के हैं, जो कि 2022 में इसको किसमें जोड़ दिया गया, रामसर साइट में जोड़ दिया गया। अच्छा,
2 इंदौर के हो गए हैं, 1 भोपाल का हो गया। चौथा जो है वो है शिवपुरी जिले का है, सांग सागर झील। आप सभी को पता है सांग सागर झील किस नेशनल पार्क में है, तो माधव नेशनल पार्क में है, याद रखिएगा माधव नेशनल पार्क में है, जो कि 2022 में इसको भी रामसर साइट पे। तो 4 साइट रामसर हो गई हैं। सबसे पहले से कौन सी थी, तो याद रखिएगा भोजताल भोपाल का 2002 में इसको रामसर साइट में जोड़ दिया गया था। 2022 में इंदौर की 2 साइट्स, एक यशवंत सागर और दूसरा हमने देखा सिरपुर तालाब को यहाँ पर रामसर साइट में जोड़ दिया गया है। इसके अलावा सांग सागर झील को भी जोड़ दिया गया है, रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अभी हम इसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं कि रामसर साइट कब घोषित की जाती है वगैरह। अभी हम सिर्फ फैक्चुअल डाटा यहां पर देख रहे हैं कि रामसर साइट में शामिल किया गया है, शिवपुरी में है, माधव नेशनल पार्क में है, कौन सा, सांग सागर झील। साथ ही बात करते हैं चीता पुनर्स्थापन जो किया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया, 2 बार चीते लाए गए हैं। ठीक है, और मीडिया न्यूज में भी आपने लगातार देख रहे होंगे, चीते आए हैं, चीते आए हैं, चीते खाना नहीं खा रहे हैं, चीते यहाँ घूम रहे हैं, चीते वहां घूम रहे हैं। तो बहुत सारी आपने न्यूज तो देखी ही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं भाई साहब कि कौन से चीते हैं, कहां से आए। तो सबसे पहले आने वाले हैं कब, आपके 2022 में, सितंबर 2022 में। कितने आए थे, 8 चीते। कहां से आए, नामीबिया से, याद रखिएगा नामीबिया से आए थे। अच्छा, और दूसरी बार चीते कितने आए, तो दूसरी बार आए हैं भैया 12 चीते। कहां से आए, दक्षिण अफ्रीका से। पहली बार नामीबिया से आए थे, दूसरी बार का दक्षिण अफ्रीका से आए, 12 आए, और पहले कितने आए थे, 8 आए थे। कहां आए, तो कुनोपालपुर नेशनल पार्क, कुनोपालपुर नेशनल पार्क श्योपुर में, याद रखिएगा। कुनो नेशनल पार्क जो कहां पर है आपका, श्योपुर में है, जहां पर चीते आए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात कर लेते हैं ऑपरेशन मानसून। अब ये ऑपरेशन मानसून क्या है बेटा, जलवायु से रिलेटेड नहीं है, यहां पर याद रखिएगा। ये रिलेटेड किससे है, जो नेशनल पार्क में जो भी शाकाहारी जीव है या स्पीसीज हैं, उन स्पीसीज की रक्षा करने के लिए आपका ऑपरेशन मानसून लाया गया। याद रखिएगा, जो भी नेशनल पार्क है, याद रखिए मध्य प्रदेश जितने भी नेशनल पार्क हैं, यहां पर जितने भी शाकाहारी स्पीसीज हैं यानी कि वन्य प्राणी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इसको लाया गया है। तो याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि आप जैसे ही देखोगे ऑपरेशन मानसून, आप तो लगा कर आ जाओगे भैया जलवायु के संरक्षण के लिए कोई ना कोई ऑपरेशन चालू किया गया होगा, लेकिन ये किस चीज के लिए है, वन्य प्राणियों से संबंधित है। चलिए अगले बात करते हैं, राष्ट्रीय वन मेला। अभी थोड़े पहले ही बताया था, वन विहार कहां, भोपाल में, वन मेला कहां होगा, भोपाल में। ऐसी कुछ याद किया था हमने। तुलसी वन, अच्छा, अब तुलसीदास एकेडमी या तुलसीदास से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो, तो आप पढ़ते हो चित्रकूट। ठीक, लेकिन अब आपको यहां पर यह याद रखना है कि जो तुलसी वन बनाया गया है, यह मध्य प्रदेश की भोपाल यानी कि भोपाल राजधानी में बनाया गया है। और याद रखिएगा भोपाल का एक है अहमदपुर नर्सरी, जहां पर इसको स्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको यहां पर स्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा भैया आपके कुछ डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए किस समय के, टाइटेनो साइड नाम के जो डायनासोर हैं उसके अंडे प्राप्त हुए हैं। कहां से बेटा, धार से प्राप्त हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आपका फ्लोटिंग फेस्टिवल ये कहां आयोजित किया गया, तो आप सभी को पता है भैया मंदसौर में है, मंदसौर में है, गांधी सागर बांध, गांधी सागर में इसका आयोजन किया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर पहली वाली बात कर लेते हैं कि प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ म्यूजियम कहां बनाया जा रहा है, तो वाइल्ड लाइफ म्यूजियम मध्य प्रदेश का पहला जबलपुर में बनाया जा रहा है। दूसरा है भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सी हो गई है, तो भैया चाहे सौर ऊर्जा आ जाए, चाहे वाटर सिटी आ जाए, चाहे आपका जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में नंबर 1 पे आ जाए, ठीक है, या स्वच्छता में नंबर 1 पर आ जाए, तो सब चीजें यहां पर कौन है, इंदौर ही है। तो आंख मूंद के यहां पर क्या लगा दीजिएगा, इंदौर लगा दीजिएगा। साथ ही बात करते हैं भारत में पहला ई कचरा क्लिनिक। अब ई कचरा क्लिनिक जो है वो भी कहां स्टार्ट किया गया, भोपाल में स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिएगा भोपाल में ई कचरा क्लिनिक चालू हुआ है। वहीं यदि हम बात करते हैं कि भारत का पहला वाइल्ड लाइफ म्यूजियम कहां बनाया जा रहा है, वो जबलपुर में बनाया जा रहा है। और साथ ही हमने बात करी कि भारत का पहला आपका वाटर प्लस सिटी कौन सी हो गई है, इंदौर हो गई है। और फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां हुआ था, मंदसौर में हुआ था, गांधी सागर में। साथ ही हमने देखा ऑपरेशन मानसून नेशनल पार्क में जो भी शाकाहारी स्पीसीज हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके सुरक्षा के लिए लाया गया है। इसके अलावा हम तुलसी वन कहां बनाया जा रहा है, तो बताया था अहमदपुर नर्सरी है भोपाल की, जहां पर इसको बनाया जा रहा है। साथ ही अगली बात करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, और इसमें भी देख लेते हैं कि भैया आपका शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो है जबलपुर नगर निगम को जो है चौथी बार ODF ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया गया है। तो चौथी बार जो है ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया गया है। इसके अलावा एक और है पानी ऐप।
पानी के संरक्षण, नाम समझ में आ रहा है कि भैया जल संरक्षण के लिए लाया गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, यह है कि ये किस जिले में लागू किया गया, किस जिले में आया है, और पहला जिला यही है। तो पहला जिला है भैया बुरहानपुर, जहां पर लागू किया गया है, और पहला जिला बुरहानपुर प्रदेश का पहला जिला है जहां पर पानी ऐप के द्वारा जल संरक्षण की बात की जा रही है। ठीक है, और मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का दर्जा थोड़े पहले ही पढ़ चुके हैं हम, तेंदुआ स्टेट का दर्जा मिला। इसके बाद देश का पहला लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया जा रहा है, सॉरी जियोलॉजिकल पार्क, अभी बताया था जियोलॉजिकल पार्क कहां, आपके जबलपुर के लमेटा घाट में। इसके अलावा मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी कहां बनाई जा रही है। अब सोलर सिटी की बात हो रही है तो भैया याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सोलर सिटी घोषित की गई है रायसेन के रांची को, सॉरी आपका क्या सांची को, सांची रायसेन। ठीक है, सांची का स्तूप प्राप्त हुआ जहां से, तो इसको ही क्या बनाया जा रहा है भैया, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी घोषित की गई है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की नहीं, इवन कह सकते हैं हम ये भारत की पहली है या देश की पहली है। इसके अलावा देखा जाए तो आपका लैंडस्केप वाइस जो है आपका टाइगर स्टेट रिपोर्ट जो है उसमें देखा जाए तो प्रथम स्थान पर कौन है, पेरियार टाइगर रिजर्व है, दूसरे स्थान पर है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और पांचवें स्थान पर है कान्हा टाइगर रिजर्व। तो अगर हम देख रहे हैं टाइगर स्टेट रिपोर्ट जो 2022 आई है, पहले स्थान मिला है पेरियार को, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है सतपुड़ा को, और यहाँ पांचवा स्थान प्राप्त हुआ है कान्हा नेशनल पार्क को। अगले इस पर आ जाते हैं कि भैया 2021 में आपकी वन रिपोर्ट आई है। अब वन रिपोर्ट 2021 में आई है, इसके पहले कब आई थी, तो याद रखिएगा 2-2 वर्ष में आती है। तो इसके पहले 2019 में आई थी, इसके बाद कब आई है, 2021 में आई है। अब 21 में जो है अब कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा आपकी भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून द्वारा जारी किया जाता है। कितने साल की होती है, द्विवर्षीय होती है। बताया 2019 में आई थी, 21 में अब कब की आएगी, 23 की आने वाली है। ठीक है, तो 2-2 वर्षों में आती है। अब यदि हम बात करते हैं तो भैया इसमें मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल किए गए, तो 50 जिलों के आधार पर बनाया गया। और सर्वाधिक वन यदि हम बात करते हैं, सर्वाधिक वन ये भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, एमपी में ही है। ठीक, साथ ही बात करते हैं कि भैया मध्य प्रदेश में टोटल जो भारत के वन हैं, भारत के वनों में एमपी का जो परसेंट है वो 10 समथिंग कुछ है, परसेंटेज में 10.8 के आसपास है। ठीक है, 10.8। और एमपी में कुल वन, एमपी की क्षेत्रफल के अनुसार देखें, एमपी के क्षेत्रफल के अनुसार देखें अपन, क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो एमपी कुल क्षेत्रफल का 25.14% के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के क्या है, वन है। तो याद रखिएगा भारत में एमपी में सबसे ज्यादा वन है। साथ ही देखा जाए तो कुल प्रतिशत भारत में कितना है मध्य प्रदेश के वन का, 10.8%, और मध्य प्रदेश की टोटल क्षेत्रफल का कितना है आपका, लगभग 25.14%। तो याद रखिएगा दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल का, कुल भूमि जितनी मध्य प्रदेश की, उसमें 25.14% में वन है। और भारत के कुल जो वन है उसमें 10.8% वन केवल कहां के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। और सर्वाधिक वन कहां के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। कितने जिले लिए गए थे, तो यहां पे 50 जिलों के अनुसार यह रिपोर्ट बनाई गई है। अब वन सर्वेक्षण 2019 से यदि तुलना की जाए तो 10.11 के आसपास वनों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब कुछ एक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो यह आया था 1972 में आया था। ठीक है, इसके बाद वन संरक्षण कानून ये कब आया, 1980 में। अच्छा, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट कब आएगा, 1974 में। और भारत में, इंडिया में कब आ जाएगा टाइगर प्रोजेक्ट, इंडिया में कब आएगा, तो 1973 में। और पहला टाइगर प्रोजेक्ट कहां पर आया, तो आप सभी को पता है कान्हा नेशनल पार्क में आया था। तो कान्हा नेशनल पार्क में पहला आया था। और याद रखिएगा वन संरक्षण कानून 1980 में आया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया है, 1972 में आया है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थान, जैसे वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में। वन प्रबंधन संस्थान मैं थोड़ी पहले भी चर्चा की थी कि वन से रिलेटेड जितनी है, वन संरक्षण संस्थान हो गया, वन विहार हो गया, वो कहाँ पर है, भोपाल में। लेकिन याद रखिएगा कि आपका मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1880 में।
मध्य प्रदेश वन विकास निगम, इसकी स्थापना भोपाल में की गई है, कब 1975 में हुई है। इसके अलावा वन परिक्षेत्र महाविद्यालय, ये कहाँ है, बालाघाट में। फटाक से रिवाइज करेंगे, ये स्टैटिक डाटा है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, उसको फटाफट मैं रिवाइज कर रहा हूँ। करंट अफेयर के साथ में कुछ चीजें हैं जो स्टैटिक डाटा मैंने डाला है, जैसे आपने वो देखा होगा कि स्टेडियम में हमने पढ़े हैं, प्रमुख खेल से संबंधित संस्थान पढ़े हैं, वैसे ही हम जो है अब वन से रिलेटेड जो भी है वो हम यहाँ पे संस्थान पढ़ने वाले हैं। राजीव गांधी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ है, लखनऊ सिवनी में है। इसके अलावा इंदिरा गांधी वन संरक्षण जो है ये पचमढ़ी में बनाया गया है, और जैव विविधता परीक्षण केंद्र ये आपके उमरिया में बनाया गया है, ताला में। ताला वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर जो है जो बांधव नेशनल पार्क है उसका एक गेट ताला गेट है जहां पर ये स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा आपका जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ये ताला उमरिया में स्थापित किया गया है। वन विद्यालय, अब वन विद्यालय बहुत सारी जगहों पर, जैसे अमरकंटक में है, झाबुआ में है, बैतूल में है, गोविंदगढ़ में है, शिवपुरी और पचमढ़ी में भी हमारे क्या है, वन विद्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के परिवहन एवं संचार की बात कर लेते हैं हम। अब यहाँ देखते हैं इसमें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया मध्य प्रदेश की एमपी की सबसे लंबी सुरंग, ठीक है, या टनल जो है मध्य प्रदेश सबसे लंबी कौन सी है, मोहनिया सुरंग है, जो कि रीवा और सीधी को जोड़ती है। अब कौन से नेशनल पार्क में, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया जो मोहनिया सुरंग है वो किस नेशनल पार्क में, तो याद रखेगा ये नेशनल पार्क 39 में है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2.28 किलोमीटर, मतलब 2.28 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कौन से नेशनल पार्क से गुजर रही है, तो ये है आपके 39 नेशनल पार्क से, रीवा और सीधी के मध्य है। ठीक, तो सबसे लंबी सुरंग मध्य प्रदेश की कौन सी है, मोहनिया सुरंग है। इसके बाद बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में वंदे मातरम एक्सप्रेस खुली है। अच्छा, वंदे मातरम पहली जो एक्सप्रेस चालू हुई है मध्य प्रदेश की, वह हुई है दिल्ली से भोपाल के बीच। कहां हुई है, दिल्ली से भोपाल। ऐसे तो मध्य प्रदेश के भोपाल से होकर के 5 वंदे मातरम ट्रेन गुजरने वाली है, ठीक है, यानी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। शुरुआत कहां से हुई है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। याद रखना जो वंदे भारत आपका ट्रेन है उसकी शुरुआत कहां से हुई है, मध्य प्रदेश के भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था। अब यहाँ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से एक जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट होनी है, दूसरी रानी कमलापति से इंदौर वंदे मातरम एक्सप्रेस, दूसरा जो है गोवा और टू मुंबई वंदे मातरम एक्सप्रेस जो यहीं भोपाल से होकर गुजरने वाली कहा जाता है। इसके अलावा यदि बात करें रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, इसके बाद आपके धारवाड़ बेंगलोर वंदे मातरम एक्सप्रेस, ठीक है। तो याद रखिएगा पहली कौन सी रही है, और पहली है हमारी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली के बीच चलाई गई थी पहली। तो 5 टोटल है जो मध्य प्रदेश के होकर गुजरने वाली है। पहली कौन सी है, रानी कमलापति टू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। इसके साथ ही बात करते हैं भैया कि दतिया हवाई अड्डे का भी वर्तमान पर शिलान्यास किया गया है, और 5वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो इसका आयोजन भी खजुराहो में किया गया। देखिए 2-3 फैक्ट पढ़े यहाँ पे हमने फटाफट। सबसे पहले मोहनिया सुरंग पड़ी, सबसे लंबी सुरंग है, 39 नेशनल हाईवे से होकर गुजर रही है। साथ ही हमने देखा था 2.28 किलोमीटर की उसकी लंबाई है, रीवा और सीधी के मध्य है। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि वंदे भारत जो है सबसे लंबी जो वंदे भारत मध्य प्रदेश की जो पहली रही है वो कौन सी, रानी कमलापति से दिल्ली के बीच में। इसके अलावा पशु एम्बुलेंस स्टार्ट की गई है अप्रैल 2023 में, जिसमें 406, याद रखिएगा कितनी, 406 एम्बुलेंस जो है यहाँ पे प्रारंभ की गई है, जिसका टोल फ्री नंबर है 1962 कह दीजिए, 1962 है, ठीक है। याद रखिएगा शुरुआत कब हुई है, अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुई है पशु एम्बुलेंस की। कितनी आई हैं, तो 406 एम्बुलेंस प्रारंभ की गई हैं, उसका टोल फ्री नंबर कितना है, 1962 है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ऑटो शो हुआ था मध्य प्रदेश ऑटो शो, कहां पर हुआ, इंदौर में हुआ। इसके अलावा सबसे लंबी रिंग रोड अभी प्रस्तावित है, बनना स्टार्ट हो रही है जी। कहां स्टार्ट की जा रही है, तो भैया प्रदेश की सबसे लंबी रिंग रोड स्टार्ट की जा रही है जबलपुर में, बनना स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल ये कहां स्टार्ट किया गया है, दतिया में स्टार्ट किया गया है। और वीरांगना झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क ये कहां बनाया जा रहा है, सागर में बनाया जा रहा है। झलकारी बाई किसकी अंगरक्षिका हुआ करती थी, तो रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी झलकारी बाई, जिनके नाम पर यह चालू किया गया है सागर में। इसके अलावा मध्य प्रदेश का मतलब पहला यदि हम कह सकते हैं महिलाओं द्वारा जो है स्व सहायता समूह या महिला स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित मध्य प्रदेश के टोल प्लाजा हैं कुछ। अब जिसमें से यदि हम बात करें तो वो है आगर मालवा, उज्जैन और छतरपुर, ठीक है, 3 जिले हैं।
आगरमालवा, उज्जैन और छतरपुर, जहां का टोल प्लाजा जो है महिलाओं के स्व सहायता समूह को प्रदान किया गया है। इसका संचालन महिलाओं के स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। तो ये केवल 3 हैं अभी जो स्टार्ट किए गए हैं, महिलाओं के स्व सहायता समूह को इसका कार्य दिया गया है। कहाँ? आगरमालवा, उज्जैन और आपका छतरपुर में। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क देख लेते हैं कितने हैं वर्तमान पर। 44 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं। सबसे लंबा नेशनल पार्क है कौन सा है? 1946 है, याद रखना। 2 ऐड कर दो भाई साहब, टोटल कितने हैं? 44 हैं। और नेशनल हाईवे 46 जो है मध्य प्रदेश से होकर के, मतलब सबसे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। कहाँ से कहाँ के बीच है? ग्वालियर से बैतूल के बीच, ग्वालियर से बैतूल के बीच है, ठीक है। सबसे लंबा जो कि ये देखा जाए तो आपका कुल लंबाई कितनी है? आपका 634 किलोमीटर है। अब वही बात करें सबसे छोटा नेशनल पार्क भी, नेशनल हाईवे भी देख लेते हैं अपन। वो कौन सा है आपका? 133 बीबी जो है जोबरिया से लेकर बरग्रह तक जाता है, ठीक है। बीबी से याद रखिएगा, जबरिया से लेकर के बरग्रह तक जाता है 133वां नेशनल पार्क। इसकी लंबाई है 7.5 किलोमीटर की। तो 7.5 किलोमीटर की लंबाई का सबसे छोटा नेशनल पार्क, नेशनल हाईवे, ठीक है। नेशनल हाईवे कौन सा है? 133 बीबी। और सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो मैंने बताया नेशनल पार्क 46 जो कि ग्वालियर से बैतूल के मध्य है। और टोटल कितने नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से गुजर रहे हैं? तो 44 नेशनल पार्क गुजर रहे हैं। चलिए तो अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नियुक्तियां और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो है यहाँ पर हम कवर करेंगे। परिवहन संचार हमने देख लिया है और नाम परिवर्तन मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं। कुछ 3-4 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें महत्वपूर्ण नियुक्तियां पढ़ेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं अभी हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे परिवहन व संचार से संबंधित जो टॉपिक हैं ये हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। अब महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हमको पढ़नी है, महत्वपूर्ण नाम परिवर्तन जो मध्य प्रदेश के हुए हैं और साथ ही महत्वपूर्ण दिवस जो है मध्य प्रदेश के ये हमको कंप्लीट करने हैं और साथ ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हमको यहाँ कंप्लीट करनी है। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को ये शेयर कीजिए। अभी रात 11:15 बज रहा है। मैं आप सभी के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ कि जो आपकी तैयारी आने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत उपयोगी हो। तो अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर कीजिए जिसमें सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके और हमारा सपोर्ट कीजिए यहाँ पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे और हम देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो यदि हम बात करते हैं कि आपके सबसे पहले राज्यपाल जी, तो आप सभी को पता है कि भैया श्री मंगू भाई छगनलाल भाई पटेल जो है वर्तमान पर क्या है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। और सीएम तो आपको सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के सीएम, मैं अभी एक शॉर्ट भी तैयार किया था मैंने, मोहन यादव जी जो है मध्य प्रदेश के क्या बन चुके हैं? अभी वर्तमान पर सीएम बन चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि कुमार मालीमथ जो है वर्तमान पे मुख्य न्यायाधीश है। महाधिवक्ता कौन है अभी वर्तमान पर? तो वर्तमान पे प्रशांत सिंह। लोकायुक्त नरेंद्र कुमार गुप्त जी हैं। इसके अलावा मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला हैं। निर्वाचन आयोग बसंत प्रताप सिंह जी हैं। इसके अलावा पुलिस महाधीक्षक जो है इंदौर के वो कौन है? सुधीर सक्सेना जी हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि महालेखाकार अभी चेंज हो गई है, वर्तमान पर जो है अभी कौन बन गई है? याद रखिएगा, सुश्री प्रिया पारीख जी जो है, याद रखिएगा सुश्री प्रिया पारीख जो है वर्तमान पे क्या बन गई हैं? महालेखाकार बन चुकी हैं। तो याद रखिएगा ये फैक्ट, ठीक है। तो रविंद्र जी याद नहीं करना, आपको याद करना है प्रिया पारीख जी। इसके अलावा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए हैं? मनोहर ममतानी जी हैं। इसके अलावा नीति आयोग और योजना आयोग के सचिन चतुर्वेदी जी हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आप सभी को पता ही है राजेश लाल मेहरा जी हैं। इसके अलावा बाल संरक्षण आयोग में द्रविड़ मोरे जी। इसके अलावा भोपाल कमिश्नर की बात करते हैं तो हरिनारायण चारी मिश्रा। और इंदौर पुलिस कमिश्नर कौन कर गए हैं? मरकंद देओस्कर जी कर जो हैं वो अभी वर्तमान पर क्या है? वर्तमान पर आपके इंदौर कमिश्नर हैं। आपको पता होगा कमिश्नरी रूल केवल मध्य प्रदेश में 2 जिलों पर है, एक है भोपाल और दूसरा कौन सा है? इंदौर। इन 2 जिलों में बस कमिश्नरी रूल लागू किया गया है मध्य प्रदेश में। और अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश के एमपी के आपके पुलिस पुलिस के महानिर्देशक कौन है? सुधीर सक्सेना जी हैं। और याद रखिएगा अभी चेंज क्या हुए हैं? महालेखाकार चेंज हो गई हैं, प्रिया पारीख जी हो चुकी हैं। तो राज्यपाल हमने देखा कौन है? मंगू भाई पटेल हैं। याद होगा हमने अभी एक सीरीज लेके आए हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल, जिसमें हमने सारे राज्यपाल कवर किए थे मध्य प्रदेश के, उनसे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी हमने वहां कवर किए हैं। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मालीमथ हैं। आपके महाधिवक्ता आपके प्रशांत सिंह है। लोकायुक्त
आयुक्त है नरेंद्र कुमार गुप्त, मुख्य सूचना आयुक्त है रविंद्र कुमार शुक्ला, निर्वाचन आयोग बसंत प्रताप सिंह, पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के सुधीर सक्सेना, महालेखाकार हो गई हैं प्रिया पारेख वर्तमान पे, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर जी हैं, नीति आयोग योजना आयोग के अध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा जी, बाल संरक्षण आयोग के द्रविड़ मौर्य जी हैं, भोपाल पुलिस कमिश्नर कौन है अभी, हरि नारायण चारी मिश्रा जी हैं, इसके अलावा इंदौर के पुलिस कमिश्नर कौन है, मरकंद देवकर हैं। चलिए, तो महत्वपूर्ण ये कुछ नियुक्तियां हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक पर आपको दे दिया जाएगा। साथ ही बात करते हैं महत्वपूर्ण नाम परिवर्तन जो मध्य प्रदेश के हुए हैं। सबसे पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके अलावा बैरागढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर संत हृदय राम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला आपका 3 मध्य प्रदेश के नाम टांटिया मामा के नाम पर रखे गए हैं। पहला है पाताल पानी रेलवे स्टेशन इंदौर, टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कहा जाता है। भंवरकुआ चौराहा जो है इसका नाम टांटिया भील चौराहा कर दिया गया है। वहीं MR10 बस स्टैंड जो है उसका नाम भी इंदौर का, जिसका नाम जो बदल करके आपका क्या कर दिया गया है, टांटिया भील बस स्टैंड कर दिया गया है। तो याद रखिएगा ये भी इंदौर में ही है। तो 3 जगहों का नाम पाताल पानी, भंवरकुआ और MR10 बस स्टैंड का नाम बदल कर टांटिया मामा के नाम पर रख दिया गया है। इसके अलावा रेसिडेंसी एरिया इंदौर का नाम बदल करके बख्तावर सिंह, याद रखिएगा यह पहले रियासत के राजा थे, जो अमझेरा रियासत पहली रियासत थी, सबसे पहले इन्होंने ही 1857 क्रांति में भाग लिया था, रियासती राजा हैं। इसके अलावा बात करते हैं इस्लाम नगर भोपाल का नाम बदल करके जगदीशपुर कर दिया गया है। होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया और बाबरी का नाम बदल करके बलरामपुर कर दिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम परिवर्तन। इसके अलावा यदि हम देखा जाए कि आपका बाबई का नाम क्या कर दिया गया, माखन नगर। तो आपको पता है बाबई में जन्म किसका हुआ था, माखनलाल चतुर्वेदी जी का हुआ था। शिवपुरी पंचायत टीकमगढ़ का नाम बदल करके कुंडलेश्वर धाम कर दिया गया है। इसके अलावा नसरुल्लागंज जो है इसका नाम बदल करके बहरुदा कर दिया गया है। मिंटो हॉल भोपाल का नाम बदल करके कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। और साथ ही इटालियन गार्डन ग्वालियर का नाम बदलकर आदि शंकराचार्य गार्डन कर दिया गया है। और साथ ही आपको पता है कि देखा जाए तो जो भावरा ग्राम है, भावरा ग्राम का नाम बदलकर आजाद नगर कर दिया गया है, आजाद नगर कर दिया गया है। महू का नाम बदल करके अंबेडकर नगर कर दिया गया है। तो ये और कुछ भी हमारे नाम हैं जो परिवर्तन किए गए हैं मध्य प्रदेश के। सबसे पहले देखा हमने हबीबगंज का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, बैरागढ़ का नाम संत हृदयराम रेलवे स्टेशन, पातालपानी, भंवरकुआ और MR10 का नाम बदल करके टांटिया मामा के नाम पर रखा गया है। रेसिडेंसी एरिया इंदौर का नाम बख्तावर सिंह के नाम पर रख दिया गया है। इस्लाम नगर का नाम बदल करके जगदीशपुर कर दिया गया है। वहीं होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। साथ ही बाबरी का नाम बदल करके बलरामपुर कर दिया गया है। और बाबई, देखो बाबरी अलग है, बाबई अलग है, तो बाबई का नाम बदल के माखन नगर कर दिया गया है। वहीं शिवपुरी पंचायत टीकमगढ़ जो है यहाँ पर इसका नाम बदल करके कुंडलेश्वर धाम कर दिया गया। और नसरुल्लागंज जो इसका नाम बहरुदा कर दिया गया है। मिंटो हॉल भोपाल का जो इसका नाम कुशाभाऊ ठाकरे कर दिया गया है। साथ ही इटालियन गार्डन ग्वालियर का जो इसका नाम आदि शंकराचार्य कर दिया गया है। वहीं हमने देखा कि आपके भावरा ग्राम का नाम आजाद नगर और महू का नाम अंबेडकर नगर कर दिया गया है। चलिए, इसके साथ नाम परिवर्तन के बाद मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण दिवस यदि बात करते हैं तो कौमी एकता सप्ताह व विश्व धरोहर सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर के मध्य मनाया जाता है। तो याद रखिएगा का कौमी एकता सप्ताह या विश्व धरोहर आपका सप्ताह है 19 नवंबर से 25 नवंबर। सुशासन सप्ताह का आयोजन भी 19 से लेकर के 25 दिसंबर, याद रखिएगा नवंबर में क्या है, कौमी एकता और विश्व धरोहर, और दिसंबर में उसी डेट पे आ जाए 19 से 25 के मध्य सुशासन सप्ताह घोषित कर दिया गया है। ठीक है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश दिवस MP डे, आप सभी को बता दूं कि भैया यहाँ पर MP डे जो है आपको पता है MP का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर को हुआ था। साथ ही देखा जाए टूरिज्म बोर्ड द्वारा भारतीय दूतावास व पेरिस की सहायता से 23 सितंबर 2022 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में मनाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा MP डे कहाँ मनाया जाना है, कहाँ मनाया गया था, पेरिस में मनाया गया था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और कहाँ पर, भारतीय दूतावास और पेरिस के सहयोग से आपका 23 सितंबर 2022 को मनाया गया। रोजगार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 12 जनवरी को। मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही मध्य प्रदेश विकास दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और
आपका मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस ये आपका 11 मई को, मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस 24 मई को, साथ ही देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा दिवस 25 सितंबर को, मध्य प्रदेश वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को, मध्य प्रदेश वन्य प्राणी सप्ताह 1 से लेकर के 7 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है, नगरीय विकास दिवस 2 नवंबर को, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को और सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, अभी बताया था मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, उस पर जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। और क्रांति सूर्य टांट्या भील बलिदान दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिवस हैं। हमने देखा सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा दिवस 25 सितंबर को मनाया गया, इसके अलावा रोजगार दिवस 12 जनवरी, मध्य प्रदेश पंचायती राज दिवस 25 जनवरी, मध्य प्रदेश विकास दिवस 6 अप्रैल, मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस ये 11 मई, मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस 24 मई, इसके साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा दिवस 25 सितंबर, मध्य प्रदेश वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, इसके साथ ही मध्य प्रदेश वन्य प्राणी सप्ताह 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर, नगरीय विकास दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को, सुशासन दिवस 25 दिसंबर और टांट्या मामा बलिदान दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ किताबें हैं, वो मध्य प्रदेश के व्यक्तियों द्वारा लिखी गई हैं या मध्य प्रदेश से कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। पहला करंट की किताब है भारत में डाक टिकटों में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है श्री दयाराम मंडल की, याद रखिएगा श्री दयाराम मंडल जी की जो है ये रचना है। 1857 की क्रांति और नीमच ये लिखी है भैया आपके सुरेंद्र शाश्वत जी ने। तो सुरेंद्र शाश्वत जी की जो है रचना कौन सी है? आपकी 1857 क्रांति और नीमच। प्रयास और प्रतिबिंब ये रचना जो है आनंदीबेन पटेल जी जो मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल रही हैं। इसके साथ ही बात करते हैं भारत की शताब्दी, ये जो किताब है किसने लिखी है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने लिखी है। मध्य प्रदेश की विकास गाथा ये भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लिखी है। मध्य प्रदेश की विकास गाथा। मध्य प्रदेश और गांधी, याद रखिएगा मध्य प्रदेश और गांधी ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा, ठीक है, जनसंपर्क विभाग द्वारा ये किताब जारी की गई है। अनकहा लखनऊ, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन, उनके द्वारा जो है अनकहा लखनऊ नामक रचना लिखी गई है। राम राज्य, देखिए राम राज्य और एक और है आपके व्यंग्य के रूप में किताब लिखी है मौन मुस्कान की मार। मौन मुस्कान की मार वास्तव में एक व्यंग्यात्मक बुक है। और साथ ही राम राज्य, ये दोनों किताबें लिखी हैं आशुतोष राणा जी ने। इसके बाद द पावर ऑफ वन वोट, याद रखिएगा पावर ऑफ वन वोट, वर्तमान के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी ने इस किताब को लिखा है। द पावर ऑफ वन वोट, इसका लेखन किसने किया है? मंगू भाई पटेल जी ने। इसके साथ ही बात करते कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है हमारे देख लेते हैं। सबसे पहला ई रुपए लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। किन किन चीजों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर देखो फटाफट कि ई रुपए लागू करने वाला राज्य पहला मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री आवास के क्रियान्वयन का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। चिकित्सा, अभी थोड़े पहले ही बताया था कि चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में यानी मेडिकल का एजुकेशन किसमें? हिंदी में लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में जनसंख्या किन किन स्पीसीज की ज्यादा है? तो सबसे पहले थोड़े पहले देखा था हमने भैया टाइगर मतलब बाघ स्टेट का दर्जा प्राप्त है मध्य प्रदेश को, तो बाघ सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लेपर्ड भी सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तेंदुआ मतलब लेपर्ड मतलब तेंदुआ कहाँ है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। इसके बाद घड़ियाल, तेंदुआ लेपर्ड एक ही चीज है ना? हाँ, तो घड़ियाल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। गिद्ध कहां पर है? मध्य प्रदेश। और भेड़िए भी सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा लेपर्ड, टाइगर, घड़ियाल, इसके अलावा आप देखें गिद्ध और भेड़िए, ठीक है। तो ये भेड़िए, गिद्ध, घड़ियाल, टाइगर और तेंदुए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या इनकी है। इसके अलावा योग आयोग जो है योग की शिक्षा या योग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू किया गया है और भारत एकमात्र राज्य है जिसने अभी योग आयोग का गठन किया है। इसके अलावा यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में किसको शामिल किया गया? तो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है ग्वालियर को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ई रुपए चालू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन में सबसे अच्छा कार्य करने वाला नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है। इसके अलावा चिकित्सा का पाठ्यक्रम हिंदी में करने वाला भी मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। और साथ ही हमने देखा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किन किन स्पीसीज की है? तो तेंदुआ देखा हमने, ठीक है, बाघ देखा हमने, भेड़िए, गिद्ध और साथ ही घड़ियाल सबसे ज्यादा कहां है? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा
कुछ पुरस्कार देख लीजिए। सबसे पहले राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला? इंदौर। ई गवर्नेंस में पुरस्कार के लिए भी इंदौर। एशिया का सबसे बड़ा एनर्जी प्लांट भी कहां पर? इंदौर। इसका मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर कहां? भोपाल। तो अब इंदौर की 3 चीजें महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला है? इंदौर को। ई गवर्नेंस के उत्कृष्ट कार्य में प्रथम पुरस्कार इंदौर को। एशिया का सबसे बड़ा एनर्जी प्लांट कहां पर बनाया जा रहा है? इंदौर में। ठीक। इसके अलावा हमने देखा था सोलर उत्पादन में, सोलर एनर्जी उत्पादन में नंबर 1 कौन है? इंदौर है। इसके साथ ही देखा था हमने मध्य प्रदेश की प्रथम क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर कहां? भोपाल में। देश का पहला ब्रेक डांस अकेडमी भी भोपाल में। देश का पहला श्री राम संग्रहालय कहां? भोपाल में। ठीक है। साथ ही अब एक और चीज समझ लीजिए, भोपाल की भी 3 चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी। क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल, ब्रेक डांस अकेडमी भोपाल, श्री राम संग्रहालय कहां पर? भोपाल। ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात कर लेते हैं कि भारत का पहला आपका काव्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? तो मंडला। याद रखिएगा। क्या बोल रहे हैं हम? काव्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? पहला है भारत का मंडला। इसके अलावा यदि बात कर दे तो अभी थोड़े पहले ही बताया था कि मैंने प्रथम सोलर सिटी किसको बनाया गया है? तो रायसेन के सांची को बनाया गया है। इसके अलावा बात करते हैं मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम। ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम कहां पर? बैतूल में। मध्य प्रदेश का पहला या भारत का कहते हैं पहला पर्यटन थाना वो उज्जैन में स्थापित किया गया है। महाकाल पर्यटन थाना के नाम से उज्जैन में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल, याद रखना, ड्रोन स्कूल कहां पर? ग्वालियर में बनाया गया है। और 100% जल घर यानी नल घर जल घर जो स्टार्ट किया है वो बुरहानपुर ने। तो सभी घरों को नल कनेक्शन से जोड़ा है बुरहानपुर ने। और थोड़े पहले ही हमने पढ़ा था पानी ऐप। तो पानी ऐप जो है, पानी ऐप को लागू करने वाला देश का पहला जो जिला है वो कौन सा है? बुरहानपुर। और 100% जो है नल कनेक्शन करने वाला जिला भी कौन सा है? बुरहानपुर है। तो चलो इसके साथ ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपके कवर कर लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अभी देखिए रात का 11 साढ़े 11 बज रहा है और हम आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं कि आपके तैयारी में कहीं भी कोई भी कमी ना रह जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए अभी टाइम जो है वो 11 के आसपास हो रहा है, 11:18 हो चुके हैं और हम आपके लिए अभी जो है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और करंट अफेयर कंप्लीट एक वीडियो में देने की मैंने आज पूरी कोशिश की है आपको। और एक आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मध्य प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं हैं, कंप्लीट योजनाएं मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अभी हम केवल 2 वर्षों की, एक मेरा पुराना वीडियो है जिसमें आपको कंप्लीट मैंने योजनाएं पढ़ाई मध्य प्रदेश की, पुरानी से लेकर अभी तक की सारी योजनाएं उसमें कवर की हैं। एक और मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें करंट की 2022-23 की जितनी योजनाएं हैं और पुरानी जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम वहाँ कवर कर लेंगे। तो योजनाओं से 1-2 प्रश्न तो जरूर पूछे जाते हैं। तो एक सेशन में आपके लिए बहुत जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ। कोशिश करता हूँ शाम तक या कल शाम तक जो है मैं आपके लिए आज ही कोशिश करूँगा कि अभी रिकॉर्ड हो जाए, तो अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ जिसमें आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। मध्य प्रदेश का संपूर्ण करंट अफेयर हमने एक वीडियो में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिए, अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स पर दीजिए और सृष्टि IAS के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन जो मैं लेकर आने वाला हूँ आपके लिए मध्य प्रदेश की कंप्लीट योजनाएं हम उसमें कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम सारी योजनाएं जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की, ये सारी योजनाएं आपकी मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।